बेहद सीमित दायरे में सुस्ती के साथ बाजार में कारोबार बचा है आखिरी 1.5 घंटा। रिकवरी होगी या फिर फिसलेंगे, कहां होगी एक्सपायरी, क्या करें, कल की तैयारी, रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। सुस्ती तो रही है, पर क्या आखिरी 1.5 घंटा एक्सपायरी का है? सुस्ती आ सकती है नहीं बाजार में। कल एंड में हमने एक रिकवरी जरूर देखी थी, अटेम्प्ट तो था, क्या आज फिर से आएगा ये देखना जरूरी है। ग्लोबल बाजार भी संभले हैं सर, बताएं इस समय के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं, बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें यही कि दीप वीकली एक्सपायरी के दिन बेहद छोटे दायरे में बाजार में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी। 18,350 को नीचे की तरफ हमने तोड़ा नहीं है, 18,425 के पार निकले नहीं है। बैंक निफ्टी में भी कमोबेश यही हाल है। 42,550 के आसपास रुकावट है और 42,350 के आसपास सपोर्ट। तो मुश्किल से 200 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन बैंक निफ्टी ने कारोबार किया है और मुश्किल से 50-60 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने कारोबार किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट गिने तो 65 पॉइंट, और वैसे देख रहे हैं 40-50 पॉइंट में ही पूरा दिन टाइम पास हो रहा है, एकदम वैसे का वैसा। आइए, ऑटो, आईटी, रियल एस्टेट, ये 3 इंडेक्स ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं आज के सेशन में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, जिसकी बात हम कर रहे थे कि ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल जो कल से बना है, आज भी बरकरार है। सरकारी बैंकों के शेयर में बड़े दिनों बाद फिर से थोड़ी बहुत खरीदारी लौटती दिखी है, 0.5% ऊपर है। और मजे की बात है, ऊपर है डाउ फ्यूचर्स सेंचुरी मारते हुए। तो डाउ फ्यूचर्स की मजबूती भी भारतीय बाजारों को आज जोश नहीं दे पा रही, ये साफ है। यूरोप मिला जुला सा कारोबार करता हुआ दिख रहा है, न तेजी के मूड में है न मंदी की इच्छा है। तो कुल मिलाकर ग्लोबल संकेत बेहद न्यूट्रल से आपको नजर आएंगे और इन सब के बीच में भारतीय बाजार भी बिल्कुल फुल टाइम पास करते हुए इंडेक्स के लेवल पर आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ होगा यही देखेंगे। इतनी सुस्ती बिल्कुल इतनी है। मैं शो के पहले हिमांग मुझे बोल रहे थे कि कुछ करो नहीं तो सो जाएंगे, रहना मुश्किल हो रहा है और उसकी प्रॉब्लम तो सोचो मैं क्या करूँ। देखो, एक चीज पक्की है, बाजार में कुछ भी हो ना हो, हमारे शो में दर्शक सो तो नहीं सकते। हम दर्शकों को तो नहीं सोने देंगे, इतना तो पक्का है कि शो में तो आनंद आएगा ही आएगा। बाजार में आए ना आए वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में तो बाजार में भी आनंद आया था, लेकिन शो में तो आनंद आएगा। जहाँ तक बाजार का सवाल है दीप, एक चीज मैं बताऊँ, कौन से कानून में लिखा है कि रोज उछल कूद होनी चाहिए, है ना भाई? वो विराट कोहली कितने महान प्लेयर हैं, रोहित शर्मा, केएल राहुल, और अभी भी हमारे बॉलर्स में भुवनेश्वर कुमार। अभी न्यूजीलैंड सीरीज के लिए सबको आराम दिया गया है। हाँ, क्यों भाई? उनको क्या जरूरत है, आराम नहीं खेल सकते एक दिन में? अपने ये सोचा वो 10 दिन के बाद एक मैच खेलना कौन सी बड़ी बात है ना? हमें बोले तो हम तो यही सोचेंगे, फिर भी उनको आराम दिया जाता है। तो अगर मार्केट 8 दिन से रिकॉर्ड बना रहे हैं, भाग रहे हैं, तोड़ रहे हैं, एक दिन आराम करें, तकलीफ है? कोहली की तरह तो बैटिंग कर रहे हैं, रोज नया हाई पे हाई बना रहे हैं, तो 1-2 दिन आराम करें तो क्या दिक्कत है? किसको दिक्कत है? क्यों होनी चाहिए? सो बढ़िया रनअप होने के बाद शांति से आराम से टाइम पास हो रहा है ना, कम से कम ये तो सोचो गिर नहीं रहे। अगर गिर रहे होते तो फिर पता चलता था, अच्छा रेंज बाउंड्री रह जाता, ठीक है। तो आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, प्राइस वाइज करेक्शन चाहिए या टाइम वाइज करेक्शन चाहिए? टाइम वाइज हो रहा है, टाइम वाइज हो रहा है। प्राइस वाइज होगा तो ज्यादा तकलीफ होगी। तो छोटी तकलीफ से काम चल रहा है, इसलिए कोई टेंशन न ले, बिल्कुल ठीक है। जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के नीचे नहीं जाता है तब तक चिंता नहीं करनी। सुबह भी यही बात कर रहा था जब 90 पॉइंट नीचे आपको एसजेक्स दिख रहा था, अभी भी यही बात कर रहा हूँ। हम लेवल्स के हिसाब से चलेंगे। अभी तक एक भी ऐसा कोई संकेत नहीं है जो आपको ये कहे कि ट्रेंड बदलने वाला है या बाजार ने टॉप बना दिया है, अब वापस ये लेवल आपको नहीं दिखेंगे, ऐसा कोई संकेत दूर दूर तक नहीं है। इसलिए हम सिंपल एक ही स्ट्रेटेजी से चलेंगे। हल्का फुल्का करेक्शन आता है, एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी, पोजीशन से थोड़ा नीचे आता है, लेने का मौका होगा। चढ़कर ऊपर आ जाते हैं तो प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार करेंगे। रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करना भी हमें आता है, ये आप अपने आप में कॉन्फिडेंस बना के रखें। ये मत सोचे कि सुस्त मार्केट में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने सोच लिया कुछ नहीं कर सकता, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे तो इसको भी ट्रेड करने का तरीका निकलेगा। तो तरीका सिंपल है, नीचे सपोर्ट के आसपास जब आएगा, कल का लो था 18,345 के आसपास, आज का 18,350। 18,350 के नीचे ही कमजोरी, हमने कल बात सुबह भी यही बात की, 18,340 के नीचे कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा जी, राइट? वो भी नहीं टूटा। 18,450 के ऊपर मजबूती का पहला संकेत मिलेगा। सो 350 से 450 में जब तक ट्रेड कर रहे हैं टाइम पास है। 350 के नीचे आए तो 325 से 18,275 की रेंज में आप आएंगे, वहां पर लेना है। 400 के ऊपर निकले तो 425 450 तक जाएंगे, वहां देना है, तब तक आराम करना है। बैंक निफ्टी
एग्जैक्ट वही लेवल पे जहाँ पे लड़ाई हो रही है, 42,500। पूरे दिन भर यहीं इसके आसपास टाइम पास है। 42,300, 42,375 खरीदारी की रेंज है सुबह। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए वहीं बात की थी, बिल्कुल वहाँ पर आएगा लेना। आ गई। 42,600, 625 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, वहाँ पर आएगा देना। उसके पार निकल के टिके 42,650 पे तो लाइफ हाई बनाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो फिलहाल जो डाउ फ्यूचर्स है वो आपको गिरने नहीं देंगे, जो एक्सपायरी है वो आपको बढ़ने नहीं देगी। लिक्विड ऑक्सीजन तो फिर आप रेंज बाउंड ही रहेंगे। Range bound तो रेंज बाउंड में फोकस करें। एक ही चीज जो दीप थोड़ी सी चेंज दिख रही है जी। वो बताना जरूरी है। यस सर। वो ये, इस रेंज बाउंड मार्केट में ऊपर के चांस ज्यादा बन रहे हैं। दो रीजन जी। पहला, डेटा ये बता रहे हैं कि आज दिन भर टाइम पास करने की वजह से बाजार हल्के हो गए। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स आपको सपोर्ट करे इसलिए आप नीचे नहीं जाएंगे। तो दो चीज कहना चाहूंगा। एक, ऊपर के लिए चांस ज्यादा है, लॉन्ग साइड पर ज्यादा फोकस करें। दो, आज सुबह हमने बैंक निफ्टी पर पुट ऑप्शन लेने की भी राय दी थी, उसको डिसिप्लिन के तौर पर रखें। और अगर आज का हाई बैंक निफ्टी पार करता है तो आप शॉर्ट पोजीशन काट भी लें। वो डिसिप्लिन रखें क्योंकि आज ही का है। तो जो जिस तरह से नीचे आना चाहिए वो आ नहीं रहा, क्योंकि डाउ फ्यूचर सपोर्ट करे। तो बचे हुए 1.5 घंटे में अपसाइड का पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ रहा है। समझ गया। हाँ, क्योंकि अगर ये बाजार हल्के नहीं हुए होते, पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का 1.40 से 1.18 आ गया, निफ्टी का 1.14 पर ही मेंटेन है। सो बैंक निफ्टी में जो ओवरबॉट सिचुएशन थी वो रीजनेबली नीचे आ गई है। सो इसलिए अब वो उतना प्रेशर आपके लिए नहीं, बस नहीं, ये एक मात्र बदलाव है जिस पर फोकस करना है। ठीक है सर। चलिए, तो ये है आपके लिए इस समय का मार्केट व्यू और एक वीकली एक्सपायरी भी है। देखते हैं कैसा एक्शन रहता है। ज़्यादा चांस अपसाइड के, डाउनसाइड रिस्क कम है। खबरें और ट्रिगर्स दोनों जान लेते हैं। कुशल और अरमान है हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से आज एसपी एपरल्स पर ध्यान रखिए। इसका बायबैक आज बंद होने वाला है। कुल मिलाकर 35 करोड़ रुपए का ये बायबैक था। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूके का डेफिनेटली आज बजट जो आने वाला है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। साथ ही अक्टूबर महीने का यूरोप का सीपीआई आंकड़ा भी आपके सामने आएगा। यही नहीं, यूएस के जो हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा है अक्टूबर महीने के, उससे भी हमें काफ़ी अच्छी इंडिकेशंस मिलते हुए दिखेंगी। इनफैक्ट 18 नवंबर कल के दिन में डीडीपीआई के नए नियम लागू होंगे। साथ ही जो भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है विक्रम एस, वो भी लॉन्च किया जाएगा इसरो द्वारा। टीसीआई डेवलपर्स ये डीलिस्ट हो जाएगा एक्सचेंजेस से। साथ ही जयश्री टी पर नजर रखिए, यहाँ पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। नतीजों के साथ साथ डिमर्जर को लेकर भी कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। रमा स्टील ट्यूब्स, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग है कंपनी की बोनस शेयर और एक्विजिशंस को लेकर। साथ ही एक्रेसिल का नाम बदला जाएगा, कैरेसिल हो जाएगा। साथ साथ केयर रेटिंग्स, यहाँ पर इसका बायबैक खुलने वाला है, तो इस वजह से भी ये फोकस में रहने वाला है। आइनॉक्स ग्रीन, इसके आईपीओ की अलॉटमेंट होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अंतरिम डिविडेंड जो इन्होंने दिया था, और साथ ही इन्फो एज की डिविडेंड की भी एक्स डेट है। इनफैक्ट आपको एस्ट्रल और सन टीवी के भी डिविडेंड्स एक्स डेट होते हुए दिखेंगे। 19 नवंबर अंत में यहाँ पर शनिवार को आरएचआई मैग्नेस्टिया इंडिया, इसकी कंपनी की बोर्ड बैठक है। बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी करने पर ये विचार करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी आज की खबरें। जी, खबरों में सबसे पहले टाटा मोटर्स पर फोकस रखिएगा, क्योंकि इनको हरियाणा रोडवेज से 1000 बसों के लिए जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। एनएमडीसी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि लंप ओर और फाइन ओर की जो कीमतें हैं वहाँ पे 300 रुपये प्रति टन की जो है यहाँ पर कटौती की गई है। मोल्टेक पैकेजिंग, जिसमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज से इनको एक ऑर्डर मिला है, और ये पैकेजिंग मटेरियल की सप्लाई के लिए जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और मांग को देखते हुए विस्तार पर कंपनी जो है 30 करोड़ रुपए जो है खर्च भी करने वाली है। ट्रेंट, इसमें वेस्ट एडवाइजर्स जो हैं उन्होंने 2% हिस्सेदारी घटाई है, और उनकी हिस्सेदारी 5% से लगभग कम होकर 3% हो गई है, और ये ओपन मार्केट के जरिए 15 नवंबर को जो हिस्सेदारी है बेची गई है। एबी फैशन, इन्होंने फ्रांस की एक कंपनी के साथ रणनीतिक करार का ऐलान किया है, और इस करार के तहत वो लग्जरी डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के लिए करार है। उसी के साथ साथ भारत में जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसे खोलने के लिए भी जो है करार किया गया है। और अंत में ब्लॉक डील्स है, जिसमें पेटीएम, जैसा कि सुबह ही बताया था, 4.5% इक्विटी शेयर्स का सौदा हुआ है, जिसमें 2.95 करोड़ शेयर्स हैं, और नाइका 2% इक्विटी, और अंत में पीएफसी, जिसमें लगभग 12 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये हैं ढेर सारी खबरें जिन पर रहेगा आज एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी, श्रीकांत जी जुड़ने वाले, मुदी जी, संदीप जी आ चुके हैं। सबका स्वागत। बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु।
बताएं सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, एक जो ट्रेड है, ये ट्रेड थोड़ा सा 2 से 3 दिनों के हिसाब से पोजिशनल ट्रेड है और मैं चाहूंगा कि एक्सपायरी तक भी इसको रखा जा सकता है। और ये ट्रेड है अनिल जी ऑप्शन के जरिए, और काफी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड है इसमें। स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL, जहां पर 110 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। 2 रुपए 60 पैसे का करंट भाव है। इसमें 2 रुपए 35, 2 रुपए 40 पैसे तक कोई डिप मिलता है तो वहां पर भी पोजीशन ऐड करेंगे। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट मेरा मानना है कि यहां से 5 और 6.5 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। अनिल जी, पहले तो ये कि इस पूरे सेक्टर में एक जबरदस्त तेजी बनी हुई है। कल हमने HAL में बहुत अच्छी तेजी देखी और आज BEL में भी काफी अच्छा ऑर्डर फ्लो के बाद एक अच्छा सेटअप बना है। मोर इंपॉर्टेंटली अनिल जी, 110 की स्ट्राइक पर 2 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं और चार्ट सेटअप जो बता रहा है क्लियर कट, जिस तरह से आज हाईएस्ट पूरे वीक में डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिला है, ये स्टॉक एक तेजी के लिए तैयार है और यहां से 115 118 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की 110 की स्ट्राइक की कॉल में खरीदारी करें और मुझे लगता है कि ये 2.5 टाइम तक का रिटर्न आने वाले 2-3 दिनों में देने का पोटेंशियल रखती है। ओके, तो ये है आपके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 110 का कॉल खरीदिए। कल से ही मोमेंटम में है, आज फिर से एक्शन दिखा रहा है। आइए बिगुल चार्ट कॉर्नर राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ओवरवेट खरीदारी की राय है। सितंबर में स्टॉक ने हाई लगाया था, तब से 2 महीने से देखें तो स्टॉक करेक्शन के अंदर है। लिकर के स्टॉक भाग रहे हैं, इसको भी फोमो हो रहा है और टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है। और एक्सपायरी के नजरिए से फ्यूचर में लें, ऑप्शन में लें, नहीं तो डिलीवरी में लें, अपनी क्षमता के अनुसार लें, मिस नहीं करें टाटा कंज्यूमर को। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, कई दिनों का कंसोलिडेशन यहाँ पूरा होता हुआ दिख रहा है दीपांशु। चार्ट बहुत बेहतरीन है और हमें लगता है कि काफी बड़ा यहाँ पर हेडरूम है, यानी ये स्टॉक बड़ी आसानी से 850 के लेवल्स आपको जल्द दिखाने की ताकत रखता है। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें 780 का। 780 778 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 815 रुपए का 815 का। इवेंचुअल टारगेट 830 का। 830 के लक्ष्य के लिए टाटा कंज्यूमर में हमारे पुरजोर खरीदारी की राय है। पुरजोर खरीदारी करने की राय है टाटा कंज्यूमर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई बंसल जी, जो लॉजिक आपने दिया चार्ट के अलावा कि लिकर स्टॉक्स भाग रहे इसलिए ये भी चलेगा, इसका क्या कनेक्शन लिकर स्टॉक से? अनिल जी करेक्शन, अनिल जी रिलेशन कुछ नहीं। अनिल जी वो होता है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको अनिल जी 2 दिन पहले तक मैं समझता था कि फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट होता है। 2 दिन पहले मेरे परिवार वालों ने करेक्ट करा कि भैया फीलिंग नहीं होता, फियर होता है। फीलिंग ऑफ फियर हो अनिल जी, ये जो मिसिंग आउट का जो फियर है, फीलिंग है ना, ये हर एक को होता है। बड़े को भी होता है, छोटे को भी होता है, चाय वाले को भी होता है, लिकर वाले को भी होता है। अच्छा। लिकर के स्टॉक भाग रहे हैं और चाय के स्टॉक भाग नहीं रहे अनिल जी। और आप तो अनिल जी बाहर निकलते नहीं है। आप तो अनिल जी स्टूडियो से घर, घर से स्टूडियो, और बीच में कहीं जाते हैं तो सिर्फ अवार्ड लेने जाते हैं। बाहर निकल के देखें तो अनिल जी ये चाय की दुकानें भी बहुत खुल गई अनिल जी, कैफे बहुत खुले हुए अनिल जी। ओके, तो आप ये कह रहे हैं दवा, दारू, चाय और पानी। दवा दारू के स्टॉक भी चलेगी, चाय पानी के स्टॉक भी चलेंगे। इसके कहने का मतलब ये हुआ बंसल जी का। ठीक है सर, टाटा कंज्यूमर खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 110 रुपए, 110 रुपए 40 पैसा। स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL के अंदर मोमेंटम बन रहा है, कल का हाई ब्रेक हो चुका है। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक के अंदर जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 107 रुपए 50 पैसे का है। 107 रुपए के स्टॉप लॉस से BEL के अंदर यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। यहां से जो ऊपर का टारगेट देखने को मिल सकता है 114 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 114 रुपए का लेवल निकलने पे 116 रुपए तक का मूव 1-2 दिनों के अंदर BEL में देखने को मिल सकता है। 107 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 116 तक के लेवल BEL में देखने को मिलने चाहिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी हिमांशु जी ने भी कॉल के जरिए खरीदारी की राय दी है और स्पॉट पर अगर आपको लेवल चाहिए तो फिर सुमित जी की कॉल भी आप फॉलो कर सकते हैं। 110 111 के लेवल पर हैं, 114 और 116 के स्पॉट के टारगेट्स इस पर आपको आते हुए दिखेंगे। एक स्टॉक जो जबरदस्त तेजी में है, सुबह कुणाल जी से भी इस पर बात हो रही थी, टिमकेन इंडिया। जैन साहब जरा देखें इसको, बड़े केपेक्स का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। एक नई यूनिट लगाने जा रहे हैं, 600 करोड़ का केपेक्स होगा।
नया प्लांट आने वाला है और उसके दम पर आज देखिए सर सर्किट के लिए तैयार हो रहा है, 18% आगे ऊपर टिमकेन इंडिया। जरा बताएं सर इस पर अपना व्यू। ये कुणाल जी का भी फेवरेट है, मैंने भी जैन साहब के जेम्स में दिया हुआ और बहुत बार जिक्र किया हुआ, और ये वही आईपीओ जहां पे मतलब कंपनी है जिसका आईपीओ में किलोमीटर्स में लाइन लगी हुई थी फोर्ट में, बॉम्बे में, मतलब ऐसा इसको रिस्पॉन्स मिला था और टाटा टिमकेन के नाम से आईपीओ आया था। फिर देखिए सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़िया है, ये भी एक रीजन है, और हालांकि मार्जिन में थोड़ा इंपैक्ट जरूर था, बट ये है कि अपने ये स्टॉक अब लाइफ टाइम हाइस को क्रॉस कर रहा है। वैल्यूएशंस के लिहाज से ये मानना पड़ेगा कि बहुत सस्ता नहीं है, बट यस बाकी फंडामेंटल्स इतने बढ़िया हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल नंबर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, उन सब की वजह से इनको वैल्यूएशंस हाई मिलती है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि आज बहुत चला हुआ है, तो फ्रेश बाइंग की राय नहीं है, न्यूज पॉजिटिव है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन लग रही है, थोड़ा नीचे आने पे लेंगे हम, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवरहीटेड हो चुका है स्टॉक, सो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाइए, इन लेवल से और खरीदारी नहीं करनी है। बट सुबह बात हो रही थी कुणाल जी के साथ और अब देखिए कितना ज़बरदस्त मूवमेंट टिमकेन इंडिया पे आपको आते हुए दिखाए, सर्किट के लिए हो रहा है तैयार। एक बड़ा इंट्राडे स्विंग आपको नाइका में भी दिखाए, सुबह कमज़ोर हो रहा था, बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी इस काउंटर में, उसके बाद एक बड़ी रिकवरी इस काउंटर में आपको आती हुई दिखी है और अब देखिए पॉजिटिव टेरिटरी में भी आ गया। तो कुछ बड़ा एक्शन कैश मार्केट यूनिवर्स में हो रहा है। वायदा कारोबार की अगर बात करें, मोर स्पेसिफिकली इंडेक्स लेवल की बात करें, तो कुछ एक्शन इस पर नहीं है। बट एक और काउंटर जिस पर आज सुबह मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे, एनबीसीसी, सुमित जी का फेवरेट स्टॉक है। सुमित जी ने सुबह खरीदारी की राय भी दी थी और सुमित जी उसके बाद से ही अच्छे मोमेंटम में भी है एनबीसीसी। जरा बताएं सर यहाँ पे क्या करना है, सुबह अगर 37 के लेवल पर किसी ने खरीदा है तो क्या व्यू है, अभी 39 के लेवल्स दिखा रहा है? अभी और ऊपर का मूव आएगा दीपांशु, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनना जस्ट शुरुआत हुआ है, 200 डीएमएल लेवल्स टूटे हैं। जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था, स्टॉक के अंदर बहुत समय के बाद ब्रेकआउट आया है, तो स्टॉक इतना जल्दी रुकने वाला नहीं है। 10% 20% का मूव तो बहुत इजीली, बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो यहां से ऊपर में 41 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 41 का लेवल निकलने के बाद 44 रुपए तक के लेवल एनबीसीसी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, जल्दी ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त एनबीसीसी पर आती हुई। आइए बढ़ते आगे, और बाजार धीमे धीमे रिकवरी के मूड में आ रहा है सर, वही बैंक निफ्टी आ रही है। तो मैं कहना चाहूँगा अगर आपने बैंक निफ्टी के पुट वुट खरीदे तो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें या एग्जिट कर लें, क्योंकि आखिरी 1 घंटे में थोड़े मजबूती के संकेत मुझे डेटा में आते हुए बिल्कुल दिखते सर। हैं। हालांकि ये भी साफ दिख रहा है कि 42,500 42,600 की रेंज को जल्दी से पार करने को बैंक निफ्टी तैयार नहीं है, और 42,400 42,500 की रेंज को सपोर्ट भी ले रहा है। तो 42,500 पर ही रस्साकशी वाला मामला, लेकिन जो इस तरह से संकेत बन रहे हैं, जो डेटा बन रहा है, थोड़ी तेजी हो सकती है, तो शॉर्ट पोजीशन से निकल जाए। वैसे भी आज ही के लिए थी इंट्राडे के हिसाब से, तो निकल जाए। ठीक है सर। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है आपके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर बताने का। इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों में कुछ बड़े बदलाव होने की तैयारी में, कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने की तैयारी में, और ये किए जा रहे हैं मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए सारी डिटेल्स। तरुण, बताएं क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, क्या कुछ एक्शन होने जा रहा है, जरा सेबी की शक्ति किस तरह से होने वाली समझाएं। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि आज तक एक्सचेंजेस या मार्केट इंटरमीडिएट्स का फिजिकल इंस्पेक्शन होता था, लेकिन अब सेबी ने कंपनीज़ का भी फिजिकल इंस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। जो 2020 के अंदर एक रेगुलेशन लेकर आए थे कि जो भी आपकी यूपीएसआई जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस में रखना है, उसको एसडीडी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उस फॉर्म में रखना है। और अब एक्सचेंजेस को निर्देश दिए गए हैं, बीएसई एनएसई दोनों को निर्देश दिए गए हैं कि दिसंबर तक टॉप 200 कंपनीज का जो स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस है उनकी जांच करें, क्या कंपनीज ने प्रॉपर तरीके से उसका कलेक्शन किया है या नहीं। और मार्च तक ये टारगेट दिया गया है टॉप 400 कंपनीज का। और कुछ कंपनियों की जांच, एक देश की बड़ी होटल कंपनी की जांच ऑलरेडी हो चुकी है और एक बड़ी केमिकल कंपनी की जांच ऑलरेडी एसडीडी के मैटर में हो चुकी है। लेकिन अब सेबी ऐसा क्यों कर रहा है? सेबी ये जानना चाहता है कि जो एसडीडी का जो कलेक्शन है वो सही से हुआ है नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ केसेस में सेबी को इनसाइडर ट्रेडिंग में कोर्ट केसेस में ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। तो एक एविडेंस तैयार हो, तरीके से केस तैयार हो, इस वजह से एसडीडी का जो है इंस्पेक्शन किया जा रहा है। और देश पहली बार सेबी फिजिकल इंस्पेक्शन कर रहा है कंपनीज का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कंपनियों के
फिजिकल इंस्पेक्शन किए जाएंगे। अब तक जो सेबी के ऑफिसर्स हैं वो आमतौर पर मार्केट इंटरमीडिएट्स यानी कि ब्रोकर्स हुए, एक्सचेंजेस हुए, डिपॉजिटरीज हुई, क्लियरिंग कॉरपोरेशन हुए, वहीं पर जाते थे, लेकिन अब कंपनियों के पास भी जाना शुरू करेंगे। तरुण, ये आप ये कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट? बिल्कुल सर, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है क्योंकि दिसंबर तक 200 कंपनीज को कंप्लीट करना है। देश की टॉप 200 कंपनीज को बीएससी एनएससी के जो ऑफिसर्स हैं वो एक पर्टिकुलर एक परफॉर्मा के साथ जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आप, क्योंकि सर यूपीएसआई की इंफॉर्मेशन जिसके साथ भी शेयर की जाती है उसका डेटा रखना होता है। यदि मान लीजिए कोई रिजल्ट किसी कंपनी का है तो वो किस किस को पता है, उसका पैन कार्ड, वो इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हुई, किस किस के साथ शेयर की गई, उन सभी का डेटा एसडीडी में रखना पड़ता है। इसी वजह से ये कंपल्सरी प्रोविजन है कंपनीज के लिए। लेकिन कंपनीज क्या इसको सीरियसली ले रही हैं या नहीं ले रही हैं, ये अब जांच के बाद ही, या ये कहेंगे इंस्पेक्शन के बाद ही पता लग पाएगा कि कंपनीज ने 2020 के जो रेगुलेशन है उनको कितना सीरियसली लिया और कितना अच्छे से एसडीडी को मेंटेन किया। ये तो दो चीजें जो तरुण ने बोली उनकी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। यूपीएसआई, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिक दायरे में नहीं आई, सबके सामने में नहीं आई, कुछ ही लोगों को पता है, और वो प्राइस सेंसिटिव यानी कि जिसके दम पर स्टॉक का भाव ऊपर या नीचे हो सकता है, उसको यूपीएसआई बोलते हैं, और वही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मानी जाती है। और उसी सेंसिटिव या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिनके पास होती है, अगर वो उसको लेकर इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए सेबी के ये नियम है। एसडीडी, स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस, ये वो डेटाबेस है जो कंपनियों को मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन उनके पास रहनी चाहिए ताकि सेबी जाकर ये इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ये होगा कि डिजिटल डेटाबेस कैसे होगा, ये इन्फॉर्मेशन कब शुरू हुई, कहाँ से हुई, पहली मेल किसने किसको लिखी, है ना, ये सारी डिटेल्स होंगी ताकि कभी ज़रूरत पड़ने पर अगर सेबी ऑडिट करना चाहे कंपनियों का जाकर, कि इन्फॉर्मेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, किसके पास कब पहुँची, उसके बेसिस पे क्या कंपनी के किसी की मैनेजरल पर्सन ने कोई एक्शन लिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी की ये तगड़ी सख्ती शुरू हो रही है और टॉप कंपनी जो हैं उनके ऊपर सेबी की कड़ी निगरानी रहेगी। इसका थॉट प्रोसेस थोड़ा समझाइए सर कि अल्टीमेटली क्या मकसद अचीव करना चाह रहे सेबी? आमतौर पर कई बार ऐसा होता नहीं कि कोई बड़ा डेवलपमेंट किसी कंपनी को लेकर होने वाला है, कोई बिजनेस डिवीजन बिक रहा है, खरीदा जा रहा है, कोई अमालगमेशन मर्जर हो रहा है, कहीं कोई बोनस आने वाला है, या रिजल्ट्स बहुत अच्छे या बहुत ख़राब आने वाले हैं। ये एक तो ये होता है कि आप, अगर मैं एक एनालिस्ट हूँ और मैं किसी कंपनी को ट्रैक करता हूँ तो मैं हर महीने के जो उनके डेटा आ रहे हैं या माहौल जो है उसके बेसिस पे मैं एक अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट कम ज़्यादा कैसे क्या होगा। एक तो वो एक रीजनेबल गेस है आपका, और एक एग्जैक्टली आपको पता है कि इतना ही प्रॉफिट आएगा या इसी के आसपास बिल्कुल 5-15 ऊपर नीचे हो जाए लगभग। सो वो इन्फॉर्मेशन जिनके पास है, सो सेबी ये चाहती है कि जिन लोगों के पास प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे, और करे तो पकड़े जाएंगे। समझ गया, ये मकसद है, ये इरादा है। और इसके लिए अभी तक क्या होता था कि सेबी बहुत सारे केस लेती है, होता क्या है, सेबी ऑर्डर भी निकालती है, फिर वो कहीं कहीं आगे जाके रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। तो सेबी वो अपना स्ट्राइक रेशियो है वो इम्प्रूव करना चाहती है। राइट, ऐसा ना हो कि सैट में या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो मैटर रिवर्स हो जाए, तो इतनी मेहनत की बेकार। करेक्ट, आदमी भी छूट गया, आपकी भी मेहनत बेकार। करेक्ट, तो सेबी काम पक्का करना चाहती है, और पक्का कैसे होगा, सबूत। और सबूत कहाँ से मिलेंगे, एसडीडी, डिजिटल ट्रेल आ गई है बेसिकली। हाँ भाई, पहली मेल इस दिन चली थी, पहला आइडिया यहाँ से आया था। आप ये नहीं कह सकते डॉक्यूमेंट खो गया, ये अवेलेबल नहीं है, सब वहीं पर। ओके, उसको डिजिटल बेसिस पे आपको रखना पड़ेगा। बहुत दिमाग वाला काम किया है, बड़ा कदम है, इम्प्लीमेंट होगा 100%, और इम्प्लीमेंट हो चुका है, मतलब प्रोसेस शुरू करें। सो इससे क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। जिन लोगों के पास प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज ना कर पाए, ये इरादा। दिस इज हाउ इट इज। चलिए, बड़ा कदम सेबी की तरफ से, इस पर नज़र रखी जाएगी, और कोई भी डेवलपमेंट होगा सबसे पहले आपको जी बेसिस पर ही पता चलेगा। ओके, एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, और वो हुआ है टाटा मोटर्स के लिए।
जेएलआर के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है और जैसा हम सुबह बात कर रहे थे, ये पहली बार नहीं है कि एक छोटे टर्म के बाद ही कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में एग्जिट होते हुए दिखाए। कुशल हमारे साथ हैं और कुशल ने पिछले 14 सालों का ट्रेंड रिसर्च किया। कुशल, तब से ही जब से इन्होंने जेएलआर का टेक ओवर किया था जी, तो तब से कुशल ने ट्रेंड 14 साल का, वाह, बताएं कुशल, कितनी बार मैनेजमेंट बदलता है? इंटरेस्टिंग चीज लेके आए होंगे फिर तो आप। सर खोजने में टाइम लगा और लगातार लिंकेजेस में ढूंढ रहा था मतलब कि 14 साल में टाटा मोटर्स के कितने सीए बदले और क्यों बदले? टाटा मोटर्स जेएलआर इन आई मीन जेएलआर, इंडिया वाले नहीं, जेएलआर के। बताओ जेएलआर के। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई है। तो 14 साल में ये 4th सीईओ है जो बदल रहा है, तो यानी कि 5वां सीईओ, इंटरिम सीईओ 14 साल में 5 सीईओ हो जाएंगे। हाँ, सो एक तो ये है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि इसमें जो 4 सीईओज अभी तक बदले हैं उसमें से 3 सीईओज ने इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा ऐसा है कि बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ये रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका जो सीधा इम्पैक्ट है, आप देख ही रहे हैं कि कंपनी लगातार ट्रबल वाटर्स में जाती है, फिर उसके बाद थोड़ी सी रिवाइव करती है, फिर कहीं ना कहीं कोई और प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से अनिश्चितता लगातार इस काउंटर को लेकर बनी हुई है। अब डेफिनेटली टॉप मैनेजमेंट या लीडरशिप में इस तरह के बड़े बदलाव होते हैं 2 साल के अंतराल में, 18 महीनों के अंतराल में, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स की थॉट प्रोसेस पर भी जाता है कि यहाँ पर टाटा मोटर्स को लेकर वो क्या करें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2008 में टाटा मोटर्स ने जेएलआर का अधिग्रहण किया था। उसके बाद सबसे पहला जो जेएलआर का सीईओ इन्होंने चुना अधिग्रहण के बाद टाटा ग्रुप ने, वो था डेविड स्मिथ का। तो डेविड स्मिथ जून 2008 में नियुक्त हुए थे एज ए सीईओ। वहाँ पर उन्होंने केवल 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल से भी कम मैं कहूँगा, 2008 जून में इनकी नियुक्ति हुई थी और जनवरी 2010 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? रीजन अननोन, अभी तक भी नहीं पता। अच्छा, अरे कोई मतलब वो क्लैरिटी वो रीजन ठीक की है, नहीं थी। ऐसा तो दे ही सकता है ना कोई भी। हाँ, मतलब अगर समझो आप इस्तीफा दें और मैं आपसे पूछूं कारण क्या है, आप नहीं बताना चाहे तो मेरे पास क्या क्या पावर है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये बताओ। नहीं तो वो तो बराबर है, निजी कारणों से। निजी कारण, कुशल बोल नहीं रहा, सोच रहा है आइडिया दे दिया तो क्या होगा। न तो कुशल देने वाला न मैं लेने वाला हूँ, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अच्छा, उन्होंने कारण नहीं बताया, चलो जिन कारण बताए उनके बताओ। हाँ, तो जिन्होंने कारण बताया वो आपने कह ही दिया कि निजी कारण। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, सो पर्सनल रीजंस की वजह से ही। बाकी और जो 2 सीईओज ने इस्तीफा दिया, तो अभी तो रिसेंट वाले हैं ही, पर उसके पहले डेविड स्मिथ के बाद कार्ल पीटर फॉस्टर, ये सब आए थे। फरवरी 2010 में इनकी नियुक्ति हुई थी। डेविड स्मिथ के बाद जनवरी 2010 में जब इन्होंने इस्तीफा दिया था, और ये ग्लोबल सीईओ के तौर पर बने थे, बेसिकली ग्लोबल सीईओ और एमडी के हिसाब से थे ये, सितंबर 2011 तक। तो केवल 18 महीने इन्होंने यहाँ पर काम किया और उसके बाद इन्होंने भी निजी कारणों की वजह से इमीडिएट इफेक्ट के साथ ये इस्तीफा दे दिया। इसके बाद है रैल्फ स्पेथ साहब। अब यहाँ पर ये इनिंग्स काफ़ी लंबी चली। इनफैक्ट 2010 फरवरी 2010 में इन्होंने कार्ल पीटर फॉस्टर के अंडर ही रिपोर्टिंग शुरू की थी, पर उसके बाद 2010 से लेकर 2020 तक ये कंटिन्यूसली एज जेएलआर के सीईओ बने रहे। तो ये एक ऐसे सीईओ थे जिन्होंने काफ़ी लंबी पारी खेली एज ए टाटा जेएलआर के सीईओ। बट इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशन थी, जो टर्म्स था, वो इनका ख़त्म हो गया था, तो रिटायरमेंट आ गई। तो रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर जेएलआर ने थियरी बोलेरो को इन्होंने सिलेक्ट किया था सितंबर 2020 में, और अब आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास ही ये ड्यूरेशन रहा है और इन्होंने भी निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो टॉप लीडरशिप है वो बार बारी डिफ़िकल्टीज़ में आ रही है, वहाँ पर सीईओज रिज़ाइन कर रहे हैं। एंड जेएलआर आप जानते ही हैं कि टाटा मोटर्स में 70 से 75% रेवेन्यू इनका वहाँ से आता है। तो अगर उसी डिवीजन के टॉप सीईओज अगर रिज़ाइन कर रहे हैं 2 साल 1.5 साल के अंतराल में, तो चिंता की तो बात है ही। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इंडिया वाले नहीं कर रहे हैं, बाहर वाले बाहर वाले बाहर वाले ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, तो ये 14 साल में 5वें सीईओ हाँ, जो भी मिलेंगे नए वो, हाँ, वो एग्जिस्टिंग जेएलआर के सीएफओ हैं, तो उनको ही इंटरिम सीईओ अभी बनाया गया। लेकिन नया तो लाएंगे या नया हो सकता है, शायद नया लाएंगे, शायद नया लाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण। जैन साहब, इतने सीईओ बदलना अच्छी बात है या बुरी बात? ये सही बात तो नहीं है। और मुझे याद है कार्ल स्लिम, जो कि अक्टूबर 2012 से 2014 तक थे, और इत्तेफाक से मेरा कोई कारण से उनसे मिलना हुआ था, वेरी फ्रेंकली, लाइफ में। एंड देखा था, फिर बाद में उन्होंने भी शायद बहुत ही एक अजीब सी उनकी डेथ हुई थी, दैट वाज
आई थिंक ही कमिटेड सुसाइड इन बैंकॉक, और उस टाइम पे वो इनफैक्ट टाटा मोटर्स वर्ल्ड वाइड के थे, वो ग्लोबल सीईओ थे, और उसके बाद से इतने चेंजेस, आई थिंक कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकता है। कंपनी तो ग्लोबल है मगर मैनेजमेंट अब इंडियन है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये सारी चीजें, और प्लस चैलेंजिंग है काफी ये कंपनी। देखिए मैं इसलिए, आपने देखा होगा मैं बहुत कम बार टाटा मोटर्स को मैंने रेकमेंड किया होगा, मैंने किया ही नहीं। इनफैक्ट मुझे यही चीज लगती है कि इतना बड़ा डेट्स, इतनी बड़ी बैलेंस शीट और इतना कंपटीशन, यूरोप हमेशा से प्रॉब्लम में रहा पिछले कुछ सालों से, एजिंग इकोनॉमीज, और ये अभी नए इश्यूज आ रहे हैं, तो मुझे संभाव थोड़ा मतलब कंफर्ट नहीं आता है। दो काफी रिकमेंडेशंस आती हैं इसके ऊपर, बट यही कुछ रीजंस, और मुझे लगता है मिसमैनेजमेंट या मैनेजमेंट ये जो ऐसे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो मैनेजमेंट से या जो भी है, और या फिर वो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है इनटू नंबर्स और द परफॉर्मेंस, एंड हर बार क्वार्टरली रिजल्ट्स कोई इतने इंटरेस्टिंग नहीं आ रहे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट यस ये जरूरी है कि एक स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी, और वो भी लीडरशिप के लेवल्स पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज स्ट्रेटेजीज और जो प्लानिंग है वहां पे काफी इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। एंड सिंस टाटा ग्रुप इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड ग्रुप, तो वहां पे एक एक वर्टिकल्स और या एक एक कंपनी के जो एमडीज होते हैं वो एक तरीके से उनको मालिक की तरह ही काम करना पड़ता है। यह है आपके लिए टाटा मोटर्स पर पूरा का पूरा विश्लेषण। आखिरी इस्तीफा आपके लिए आता हुआ। आइए सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के तैयार है, लेकिन उससे पहले हीरो या जीरो ट्रेड, ये बिगुल है हिमांशु जी के लिए। हिमांशु जी की तरफ से निफ्टी या बैंक निफ्टी, लेट्स सी। कहीं तो कॉल आता हुआ दिखा। बताएं सर। अनिल जी, बैंक निफ्टी में 42,500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। 60-62 रुपए के करंट लेवल्स हैं। 30 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब कि 30 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 120 रुपए का पहला टारगेट और 175 रुपए का दूसरा टारगेट, ये बैंक निफ्टी में अनिल जी मुझे लगता है कि एक ट्रेड एक्सपायरी की तरफ बनता हुआ नजर आ सकता है। अब इसके पीछे के अनिल जी जो लॉजिक्स हैं, बेसिकली देखिए, अगर आप सुबह से देखें तो वीक ओपनिंग के बाद बाजार में एक लोअर लेवल से अच्छी खरीदारी देखने को मिली। पिछले 1.5 घंटे से लगातार कॉल राइटर्स बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। मोर इंपॉर्टेंटली 42,500 पर लगभग 88 लाख 90 लाख शेयरों का ओआई है जो कि स्टक है, और 42,600 पर वापस से 90 लाख का कॉल राइटर खड़ा है। जैसे ही ये 42,600 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा, लगभग 2 करोड़ शेयर शॉर्ट होते हुए नजर आएंगे। और ऑन द कॉन्ट्रेरी 42,500 पर बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग देखने को मिली है, लगभग 1 करोड़ 20 लाख शेयर से ज्यादा की। तो मेरा मानना है कि एक्सपायरी की तरफ बैंक निफ्टी वापस से एक हाई बनाता हुआ नजर आ सकता है, और 42,800 की तरफ के मूव आज यहां पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में 42,500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में हीरो जीरो ट्रेड करके चलने की सलाह है। ओके, तो 42,500 का आज ही की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन 1 घंटे के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। 60 में लीजिए 30 का स्टॉप लॉस, तो मैक्सिमम रिस्क 30 की है। अगर मुनाफा बना तो 120 और 175 तक ऊपर जा सकता है, तो दुगुना होने के भी चांसेस अगर तेजी बनी तो। और तेजी बनती हुई दिख भी रही है धीरे धीरे, वापस से 42,600 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की। मुलाकात करते हैं सेठी साहब से। सेठी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक जिनमें खरीदारी करनी है, एक कैश मार्केट का स्टॉक और एक फ्यूचर्स का स्टॉक। अरे वाह, आज फ्यूचर्स का भी है। चलिए पहले कैश से शुरू करें सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक, जो 286 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी एक लीडिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो कि मेनली ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस, इस तरह का कारोबार करती है। और हाल ही में एक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का टेंडर था, जिसमें 2.5 लाख स्मार्ट मीटर्स के लिए वो टेंडर था। करीबन 338 करोड़ का वो ऑर्डर है। तो उसमें भी L1 आई है ये कंपनी, मतलब लोएस्ट बिडर है। और इसके अलावा जिस तरह से पावर सेक्टर रिफॉर्म्स कर रही है सरकार, फिर स्मार्ट मीटरिंग पे सरकार का फोकस है पावर थेफ्ट रोकने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को भी अमेंडमेंट किया है अगस्त में, तो उसका एक बड़ा फायदा इस जैसी कंपनी को होगा। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है 3600 करोड़ की, और मैनेजमेंट ने हाल ही में नतीजों के बाद बताया कि ये ऑर्डर बुक बाई ईयर एंड 5,000 करोड़ की हो जाएगी। मार्की क्लाइंट लिस्ट है, पावर ग्रिड को कैटर करती है, आईओसी, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर और कई सारी इंटरनेशनल पावर कंपनीज को भी कैटर करती है। फिर इसके क्या बात है, सेठी साहब को फोन ये तो नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, आज लगता है कि वन भ्रमण में है सेठी साहब। तो
टेक्नो इलेक्ट्रिक, ये है स्टॉक 286 में खरीदारी करने की राय। लेवल्स जब आएंगे तब हम आपके सामने थोड़ी देर में रख देंगे। तब तक हम 2:30 बजे वाला काम निपटा लें। ये स्ट्रेटेजी कर लेते हैं। आइए अनिल जी की स्ट्रैटेजी। थोड़ा ऊपर से नीचे आया डाउ फ्यूचर्स सर, शो की शुरुआत में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर था, वहां से देखें 50 पॉइंट ऊपर है, कोई परेशानी नहीं। 30 पॉइंट ऊपर नास्डैक फ्यूचर्स है, कोई परेशानी वहां पर नहीं है। एशिया मिला जुला आज दिख रहा था, बट कोई बड़ी मूव एशिया में नहीं दिखी, कोई बड़ी मूव आपको यूके में नहीं दिख रही। यूके का सर बजट आने वाला है, तो वो बाजार क्लोजली ट्रैक कर रहा है। आज ही आने वाला है। लास्ट टाइम की तरह कोई सरप्राइज नहीं आ जाए, हालांकि इस बार एक्सपेक्टेड नहीं है वैसा, बट हाँ नजर है उस पर। 37 पैसे नीचे खुला था रुपया, उसके मुकाबले अभी 24 पैसे नीचे है, बट एटलीस्ट आज उतना वॉलेटाइल नहीं है जितना 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में हमें दिखा है, तो ठीक है। ग्लोबल बाजार भी हमारी तरह सुस्ती हैं सर, बताएं क्या नजरिया है। देखिए, दो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला तो ये कि इस वक्त निफ्टी बैंक डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, और इसलिए शो की शुरुआत हम कह भी रहे हैं निफ्टी में अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन तो काट लीजिए, क्योंकि जो पोजीशन हल्की होनी थी हो गई। 1.40 वाला पुट कॉल रेशियो आपका 1.14 पर आ गया। आखिरी बाधा है उसके आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और वह है 42,625 के आसपास का आंकड़ा। 42,611 का कल लाइफ टाइम हाई बनाया था हमने बैंक निफ्टी पर, लगभग उसके पास पहुंच रहा है। आज का हाई 42,593, वहीं पर हम ट्रेड करें। 42,625 के ऊपर कर निकल कर ट्रेड करे तो बैंक निफ्टी यहाँ से कम 75 से 150 पॉइंट की तेजी वहाँ से और दिखाएगा। अच्छा, उसका रीज़न बता देता हूँ क्यों। पहले तो मजे की बात है कि 42,500 के पुट और कॉल दोनों पर ओपन इंटरेस्ट बराबर, हाईएस्ट वहीं पर है, दोनों पर है। 42,500 के पुट पर 1 करोड़ 4 लाख शेयर है, और 42,500 के कॉल पर 91 लाख शेयर, तो दोनों के लिए लड़ाई का लेवल यही है। अब इस लड़ाई के लेवल में आप 42,500 से बहुत ऊपर निकल गए और आखिरी 1 घंटे में जा रहे हैं, और अगर 3 बजे तक 42,500 के ऊपर टिके रहते हैं तो ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग करेगा, और जैसे ही 42,625 पार हुआ उस शॉर्ट कवरिंग को आग में मतलब वो चिंगारी देने का काम करेगा। कैसे? 42,600 के कॉल्स पर 75 लाख शेयर और भी हैं, तो ये पार करते आप नए लाइफ हाई के ऊपर निकलेंगे, और निकलते फिर कम से कम 100, 125, 150 पॉइंट की जगह और आराम से बनेगी, वो शॉर्ट कवरिंग में ही बन जाएगी। ठीक है। सो 42,625 ऊपर ध्यान रखना है। ओके, वो पार करने के बाद शॉर्ट नहीं देना है, क्योंकि 75 से 150 पॉइंट और बढ़ना है। नीचे कितना आ सकते हैं? 42,400 के नीचे नहीं आएंगे। अच्छा, क्योंकि 42,500 से 42,400 100 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट है। 42,400 के पुट पर 82 लाख शेयर है, कॉल्स का तो मैं बता ही चुका हूँ। सो बेसिकली आप ये देखिए 42,400 42,500 मजबूत सपोर्ट है, 500-600 रुकावट है। ऐसे में 625 के पार निकले तो भयंकर तेजी, 375 के नीचे आए तो और जोर से गिरेंगे। सो ये अभी तक डेटा आपको बैंक निफ्टी का दिखा रहा है। तेजी होनी है तो लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी। अब ये क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण दूसरी तरफ है निफ्टी में। अच्छा, निफ्टी 18,400 पार नहीं कर पा रहा। अब दो चीज है, या तो बैंक निफ्टी इतना मजबूत हो जाए कि निफ्टी को ही खींच ले ऊपर और 18,400 पार करके टिका दे, या फिर निफ्टी ना टिकने दे ऊपर और बैंक निफ्टी को नीचे खींचे। तो दोनों में से दोनों अपनी अपनी तरफ ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक निफ्टी नीचे की ऊपर की तरफ और निफ्टी नीचे की तरफ। अब 18,400 क्यों इंपॉर्टेंट है? 18,400 के पुट पर 1 करोड़ 35 लाख शेयर है, और कॉल्स में 1 करोड़ 80 लाख शेयर है, पर वो हाईएस्ट है। 3 बजे तक अगर आप 18,400 के ऊपर निकल कर टिक गए तो आप 18,450 के आसपास की क्लोजिंग देखेंगे, 25 से 50 पॉइंट आराम से बढ़ जाएंगे। 18,450 के ऊपर भी नहीं देख रहा, 1 करोड़ 30 लाख शेयर वहाँ पर है। 18,350 के नीचे भी नहीं देख रहा, 1 करोड़ 35 लाख शेयर। क्या ज़माना है क्या जी, वीकली एक्सपायरी में 1.5 करोड़ शेयर खड़े हैं। मूव क्यों नहीं हो रहे फिर? तो दोनों तरफ बराबर है। आप देखो, इतना ज़्यादा। बहुत अच्छा सवाल है आपका, मूव क्यों नहीं हो रहे? 18,300 कितना पुट है? 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 60 लाख। 18,350 1 करोड़ 35 लाख। 18,400 पुट 1 करोड़ 35 लाख, 1.5 करोड़ का, तीनों 50-50 में वहीं पर है। अब ऊपर में आओ, 18,400 1 करोड़ 80 लाख कॉल्स, 18,450 1 करोड़ 30 लाख कॉल, 18,500 1 करोड़ 45 लाख। तो दोनों ही तरफ बराबर बड़े बड़े ना, किसी एक तरफ ज्यादा और एक तरफ बिल्कुल नहीं हो, तब तो समझ में आए। तो मतलब पता नहीं, गजब कॉल राइटिंग पुट राइटिंग होती है। हिम्मत देखो लोगों की। तो दोनों अभी एक दूसरे को आजमा रहे हैं। एक ही घंटा बचा, तो 1 घंटा भी नहीं बचा। आजकल मेरे को लगता है वो प्रोग्राम ट्रेडिंग ज़्यादा होने लगी ना, सो क्या होता है कि लोगों को डर खत्म हो जाता है, राइट, क्योंकि सिस्टम में फीड करके रखो। क्या होता है जब आपको मैनुअल डिसीजन लेना है, ओ हो 18,400 पार हो गया, काटे नहीं काटे देखें, ये जब तक 18,450 हो गया, दर 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 दर। लेकिन क्या जब आप मैनुअल नहीं होकर आप प्रोग्राम ट्रेडिंग में जा रहे हैं, एल्गो ट्रेडिंग में जा रहे हैं, जैसे 18,401 को अगर आपने लगाया, कट गया
खत्म, दिमाग लगाने इंतजार ही नहीं का। है। सो इसलिए आज जो इतना बड़ा वॉल्यूम हो रहा है ऑप्शन में, वो होने के पीछे कारण ये है कि लोग प्री डिटरमाइंड लेवल्स पे प्रोग्राम ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, जब तक लेवल नहीं आएगा तब तक वो ट्रिगर नहीं हाँ, होगा। आएगा तो खटखट हो जाएगा। तो हो आपका जाएगा, हाँ। मैनुअल इंटरवेंशन जितना नहीं तो पता चला है, जब तक आपने उठाया, फोन लगाया, ब्रोकर गया, हाँ भाई देख क्या भाव चल रहा है, ये वो, तब तक पता हो चला जाएगा। हो गए 50-75 ऊपर, Right. है ना। सो ये एक बड़ा रीजन है। सो ओवरऑल देखो डाउ फीचर्स भी नीचे आ रहे हैं वापस। सो आप 600 के आसपास पहुंचकर वहाँ रुक रहे हैं, इधर 400 के आसपास रुक रहे हैं, तो दो इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हैं। फिलहाल जो लग रहा है वो ये कि आप क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 42,500 के ऊपर ही देखेंगे ऐसा लगता है, और निफ्टी में 18,350 के ऊपर देखेंगे कम से कम, ऐसा तो दिख रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। पोजीशन दोनों तरफ बड़ी बनी हुई है। ओके, पोजीशन दोनों तरफ बड़ी बनी हुई है, देखते हैं कौन पहले आगे आता है। बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, निफ्टी भी ठीक ठाक ही है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं और उनकी भी अगर कुछ बेहतरीन कॉल्स होंगी तो श्रीकांत जी से हम लेंगे। एक काउंटर पर श्रीकांत जी की राय सेठी साहब भी तो जुड़ेंगे। हाँ, पहले अच्छा, श्रीकांत जी सेठी साहब। सेठी साहब तो आएंगे, लेकिन तब श्रीकांत जी से तो मुलाकात कर ली जाए, जो साक्षात है उनके तो दर्शन कर लें। एब्सोल्युटली। और स्वागत है श्रीकांत जी। कोई कॉल हो तो बताइएगा सर, और तब तक एक बार कमेंट्स पर नजर डाल दें। मोमेंटम में रहा है स्टॉक, आज थोड़ा सुस्त था, अब वापस एक्टिव बन रहा है सर, इसके चार्ट भी देख लें। बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। गुड नहीं, अरे उसमें क्या हो गया? सुन रहा था और मैं डिस्कशन के अंदर खो गया था। इसमें क्या हो गया? देखो लंच के बाद है ना, एक छोटी सी आधा घंटे की 15 मिनट की पावर नैप लेना हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। Yes. और ये चीज आप सबको सिखाओ श्रीकांत जी कि आप ये कमाल ऑफिस में कैसे कर लेते हैं। दीप भी सीखना चाहता है। दीप सीखना चाहता है? बिल्कुल सर, सर सीखना चाहता है दीप भी। देखिए बताए सर। लॉजिक ये था कि आपकी जो कमेंट्री थी अबाउट इंडेक्स एंड बैंक निफ्टी और सबके ऊपर जो भी आप बता रहे थे जी, उसी में मैं खो गया था, और अचानक से फिर दीपक ने एक कॉल डाल दिया, बाउंस कर दिया मुझे। जी। बट एनीवे, देखिए मुझे इनफैक्ट कमेंट्स का अगर चार्ट देखे तो वो काफी अच्छा लग रहा है। उसमें काफी अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट बना हुआ है एंड काफी कई दिनों से ये स्टॉक परफॉर्मेंस दिखाते जा रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 1500 के लेवल्स दिखा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा मार्केट और स्टॉक भी स्ट्रेच हो चुका है, तो 1420-1430 के करीब एक रेजिस्टेंस है, वहां तक मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे इसमें। 1300-1320 के करीब इसने काफी अच्छा बेस बनाया है, वहां से हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस रिबाउंड करते हुए 1500 के लेवल्स दिखा सकता है। इनफैक्ट ये पूरे स्पेस में आज काफी अच्छा बिल्डअप है और पिछले कई दिनों से अच्छा बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो लार्सन, एचसीसी, एनसीसी, कमिंस, एबीबी, सिमेंस सभी में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो बिल्कुल लगता है कि ये सेक्टर ये पूरे स्पेस पे फोकस करके चले। और अगर कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर अगर व्यू लेना है तो मुझे लगता है कि अभी भी बीएफएसआई में आईसीआईसीआई बैंक ने एक जो टेक्निकल फॉर्मेशन बनाया वो ये दिखा रहा है अनिल जी कि ये स्टॉक यहाँ से 950 या 960 के लेवल्स दिखा सकता है। तो मे बी आज एक्सपायरी का प्रेशर बना है तो कुछ एक स्टॉक्स में या मे बी इंडेक्स में परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन कल के दिन में हमें लगता है कि शायद मार्केट गैप अप हो सकता है और उस पर्टिकुलर केस में हम आईसीआईसीआई बैंक में 950 के लेवल्स देख सकते हैं। तो करंट लेवल्स इससे लॉन्ग करके चले और 905 का स्टॉप लॉस रखें। गैप अप की तैयारी कल, वाह मजा आ गया। आइए सेठी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सेठी साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ बिल्कुल अनिल जी। कहाँ चले गए थे? नहीं अनिल जी, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, ये ऐसा होता नहीं है, पहली बार ही हुआ अनिल जी, कैसे हुआ मालूम नहीं। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मतलब आपको कोई ऐसा आपने काटा तो नहीं ना, कोई हमने ऐसी गलती गुनाह कर तो नहीं है? अच्छा ओके, बताइए सर। तो आप बता रहे थे टेक्नो इलेक्ट्रिक के बारे में, जो 286 रुपए, इसके टारगेट्स वगैरह बताएं सर। नहीं अनिल जी, इसमें और जो मेन स्टोरी है वो तो बताना ही बाकी है अनिल जी। तो मेन वाली पहले बता देते ना, अभी आगे जो आप जो दूसरा भी बताओगे ना उसकी मेन वाली पहले बताना, कट भी जाए तो टेंशन नहीं है। जी सर। अनिल जी, इसमें एक रिन्यूएबल एनर्जी का भी कारोबार है जो 130 मेगावाट की विंड पावर की कैपेसिटी है और जिसकी जबरदस्त डिमांड है बिकॉज कोल की शॉर्टेज के कारण विंड पावर फोकस में है। बाकी अनिल जी, जो मेन इसका ट्रिगर ग्रोथ का रहेगा आगे, कंपनी डेटा सेंटर के कारोबार में उतर रही है और इनकी एक नई फैसिलिटी जून 2023 में कमीशन होने जा रही है। और ये जो डेटा सेंटर का ऑपरेशंस है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी जो इनकी खुद की है 130 मेगावाट, इससे इन्होंने
51 मेगावाट उसके लिए ईयरमार्क करी है। तो ये करने से इनके जो कई इंटरनेशनल कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, जिनके ESG कमिटमेंट्स रहते हैं, उनके लिए ये थर्ड पार्टी डेटा सेंटर का काम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और आज हम जब बात कर रहे हैं तो कल ही खबरों में था ब्लैकस्टोन एशिया में डेटा सेंटर के कारोबार में उतर रहा है और उन्होंने भारत में पहला अपना डेटा सेंटर खोलने का इरादा किया है मुंबई और चेन्नई में 600 मेगावाट का। तो इस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटी डेटा सेंटर के कारोबार में होगी जो ये कंपनी कैपिटलाइज करने जा रही है। फिर कंपनी ने बाईबैक भी किया हाल ही में 325 के भाव से जुलाई के महीने में। दमदार फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशन के लिहाज से 12 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। FIs DIs भी 28-29% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सभी नामी गिरामी DIs FIs है इसमें। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है 305 के शॉर्ट टर्म में लेवल्स देखे जा सकते हैं। 275 का स्टॉप लॉस रखता है। और इसके अलावा अनिल जी एक थैंक यू बोलना है श्रीकांत जी को, आपको। 2 स्टॉक अभी आपने जिक्र करी, जब मैं जिक्र किया, जब मेरा कनेक्शन कट गया था। एक कमिंस जो मेरी आज सुबह पिक थी और ICICI बैंक जो सुबह आज मेरा पिक ऑफ द डे था। और आज खराब बाजार में भी एक बार भी ये लाल नहीं हुआ है, नेगेटिव नहीं हुआ। और मेरे टारगेट आज के 925 के, वो मुझे लगता है बाय एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन आज ICICI बैंक में आ जाने चाहिए। और कमिंस भी मेरी आज की पिक थी, वो भी आज अच्छा कर रहा है, 1-1.5% अभी इस खराब बाजार में भी ऊपर है। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल आज आपकी जो 4 पिक्स ICICI बैंक, विप्रो, कमिंस, BOB, अदानी पोर्ट बढ़िया कमाल करते हुए दिख रहे हैं स्टॉक। यहाँ पर एक्शन भरपूर, इवन अदानी पोर्ट भी आप 1% ऊपर है, बढ़िया एक्शन में है। तो सेठी साहब एक ये दूसरा बाकी है ना? हाँ अनिल जी दूसरा बाकी है। नहीं बहुत देर हो गई, मुझे लगा दूसरा हो तो नहीं है कहीं। बताएं सर। नहीं है टेक्नो इलेक्ट्रिक पे अनिल जी, संदीप के जैसे ज्यादा लंबा चौड़ा मेरा भाषण हो गया अनिल जी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि संदीप जी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं? नहीं, डिटेल्स पूरा रिसर्च करते हैं, देना भी चाहिए अनिल जी। और वो आमतौर पे एक ही स्टॉक देते हैं, तो मैं तो जितना 2 स्टॉक में टाइम लगाता हूँ उतना वो एक में ही लगा देते हैं अनिल जी। संदीप जी आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे सेठी साहब। भाई दे सकते हैं बिल्कुल। बताए सेठी साहब दूसरा स्टॉक। हाँ, और अनिल जी इसके संदीप के पास तो अभी जितना मैंने टेक्नो इलेक्ट्रिक के बारे में बताया ना, उसमें भी कुछ ऐड करने को होगा अगर आप पूछेंगे तो अभी इसके बाद और 2-4 पॉइंट मिल जाएंगे। नहीं हमारे लिए इतना काफी है आज के लिए। जी सर बताइए। अनिल जी जो दूसरा स्टॉक है आज का वो बैंकिंग स्पेस से ही है। सुबह मैंने ICICI बैंक रिकमेंड किया। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक का लीडिंग बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की सलाह है। इसके नवंबर फ्यूचर्स अभी 602 पे ट्रेड करते हैं। जबरदस्त नतीजे आए इस तिमाही के, हर फ्रंट पे बाजार के एस्टिमेट्स को बीट किया। पैट देखेंगे तो 15,017 करोड़ का पैट, मुझे लगता है भारत की जितनी कंपनियां उसका इस क्वार्टर में मेरे ख्याल में टॉप 3 प्रॉफिट्स के हिसाब से टॉप 3 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। पिछले साल 9,000 करोड़ का पैट था जो 15,000 करोड़ का पैट आया। बाकी अच्छी बहुत ही जबरदस्त क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिली। एसेट क्वालिटी में भी जबरदस्त सुधार, मतलब नेट NPA जो पिछले साल 1.52 थे वो 0.8% रह गए। कासा डिपॉजिट्स में भी अच्छी ग्रोथ दर्ज करी है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अभी थोड़ा बहुत करेक्शन भी होया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 620 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 590 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए SBI। इंटरेस्टिंग। तो SBI के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आई है और यहाँ पर भी आप तेजी करके चलें। स्टॉप लॉस लगाएं 590 पर, 620 के टारगेट के लिए। तो FNO स्टॉक सेठी साहब की तरफ से कम आते हैं दोपहर में, कैश के ज़्यादा, लेकिन आज इस स्टॉक में भी बढ़िया खरीदारी करने की राय। धन्यवाद सेठी साहब। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है बसीर साहब से मुलाकात करने का। बसीर साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो आउटलुक अपडेट्स। बिल्कुल अनिल जी, तो देखिए बैंक निफ्टी ने आपको सबको पीछे रख दिया और कैसे चल गया। और मार्केट की ब्रेथ बहुत अच्छी है, इवन दो देयर इज बीन प्रॉफिट बुकिंग इन सेलेक्ट मिड कैप। लेकिन जैसे मैंने कहा था आपको, मेटल्स देखो कैसे रैली आई है। जिंदल स्टील, JSW सेल आपको सुबह 81 वाला कहा था, 82.5 हो गया। उसके अलावा आपको मैं अपडेट भी दे दूं, बायोकॉन कल दिया था, BEL, मदरसन, सुमी, बॉश, यूनियन बैंक, बालकृष्ण इंडस्ट्री, एस्कॉर्ट्स, एक्साइड 135 वाला, ICICI बैंक सारे आउट परफॉर्मर। गोदरेज प्रॉपर्टी में अभी भी सोचता हूँ 1400 का टारगेट कायम है। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूँ। जी सर बताएं। तो अनिल जी देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक मेरा प्रेफर्ड बैंक है। एज ए डिस्क्लोजर आई ओन इट एंड मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स डू।
ये शेयर अगर चलना है तो ये शेयर जाएगा 60 साढ़े 60 रुपए, और ये अगले 2 दिन में ही आएगा। तो 57, 56, साढ़े 56 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 54, 50, 61 का टारगेट मुझे आईसीआईसीआई बैंक में। दूसरा मैंने जी कहा था, जी इज अ नो ब्रेनर, आज या कल में मर्जर हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। इट हैज गॉट ऑल दी अप्रूवल, यू विल नॉट बट बिलीव जी कैन गो टू 400 बाय नेक्स्ट दिवाली। तो यहाँ 52-53 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 248, 247.50, टारगेट ऑफ 260। एंड थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट, I think नौकरी numbers were very good and the guidance was very strong. नौकरी में जो ये करेक्शन आया 3920 का लेने वाला है, इसमें आप 80 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, माने 3840 का स्टॉप लॉस है, 4150 का टारगेट वापस नौकरी में आएगा। तो 3 हैं स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। IDFC फर्स्ट बैंक 5450 का स्टॉप लॉस, 61 का टारगेट। जी एंटरटेनमेंट 247.50 का स्टॉप लॉस, 260 का टारगेट। Naukri.com यानी कि इन्फो एज 3840 का स्टॉप लॉस और टारगेट रखें आप 4100 का। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए बिगुल मोदी जी के लिए मुनाफे वाले मुद्दे पर। बताएं मोदी जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, जो स्टॉक हमने चुना है, ट्यूसडे को मॉर्निंग शो किया था, तभी स्टॉक पे बात करी थी और 1970 के टारगेट सुझाए थे वो, और टारगेट ऑलमोस्ट हासिल हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक बैंक को यहाँ पर अभी लॉन्ग करके चलेंगे, यहाँ से भी टारगेट्स अभी और ऊपर के निकल कर आ रहे हैं। 2 से 3 दिन का कॉल है 2010 तक के टारगेट्स के लिए। पहला टारगेट 2010 का बनेगा, उसको भी निकालता है तो 2040 तक के अपसाइड मूव कोटक महिंद्रा बैंक में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1930 का। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं यहाँ पर, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, कल के हाई को निकाल रहा है ये काउंटर। जिस तरह के वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है, डेरिवेटिव डाटा यहाँ पे अच्छे शेप अप होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से भी और तेजी बनेगी। पहला टारगेट 2010 का बनेगा, दूसरा टारगेट 2040। कोटक महिंद्रा बैंक को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1930 का। एक और चीज कहेंगे, अगर ट्यूसडे को किसी ने हमारे कहने पर बाय किया है यहाँ पर, तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कीजिए। 1930 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करके चलिए। 2010-2040 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए कोटक बैंक जिस पर रखनी है आपको नज़र। एक और बैंक जिस पर रखनी है नज़र और वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। सुमित जी जरा इसका चार्ट पुलअप करिए। अभी अभी खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर, फ्लैश भी आपको होती हुई दिख रही है। DSP की 10% हिस्सेदारी खरीद का प्लान है और इसको RBI की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। तो बड़ी खबर आ रही है और सडन स्पाइक आप इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में देख रहे हैं। DSP इन्वेस्टमेंट 10% हिस्सा खरीदेगा और इसके लिए RBI की तरफ से इन्हें मंजूरी भी मिल चुकी है। सुमित जी चार्ट देखिए सर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक सडन स्पाइक। दीपांशु, सडन मोमेंटम बन रहा है। 55-56 का इसका इमीडिएट हर्डल है। 55-56 का लेवल ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर आने वाले दिनों में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 60 रुपए से लेके 65 रुपए तक के लेवल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो होल्ड करें और अब फ्रेश खरीदारी 55-56 के ऊपर करें, जिसमें क्लोजिंग देखने को मिलने के बाद 60 से 65 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। आपके लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर राय। होम फर्स्ट ये है वो स्टॉक जहां पर ब्रोकरेजेस की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग और बुलिश कॉल आए। जैन साहब से भी उस पर लेंगे हम राय, लेकिन उससे पहले वरुण तैयार है इन डिटेल्स के साथ। वरुण बताएं। डेफिनेटली अनिल जी, तो क्या देसी क्या विदेशी दोनों ब्रोकरेज हाउस जो है इस कंपनी पे काफ़ी टारगेट अच्छे दे रहे हैं और बुलिश है। और यहाँ पे जेफरीज और मोतीलाल ओसवाल दोनों ने 900 रुपये के आसपास के टारगेट दिए हैं। अब इन ब्रोकरेज हाउस को क्या अच्छा लगता है वो आपको बताता हूँ। इनका कहना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में अगर सबसे अफोर्डेबल स्टॉक कोई है तो वो है होम फर्स्ट फाइनेंस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला स्टॉक जो है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में ये कंपनी हो सकती है। स्टॉक की यहाँ से एक बहुत बड़ी री-रेटिंग का अनुमान जो है यो ब्रोकरेज हाउसेस लगा रहे हैं। इनका कहना है कि आगे कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार होगा, क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें सुधार होगा और प्रतिद्वंदी के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है वो सबसे अच्छी है। AUM या डिसबर्समेंट पर ब्रांच पर एम्प्लॉय अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की सबसे ज़्यादा अच्छी है। टेक्नोलॉजी का अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी ने उठाया या सबसे सही फ़ायदा किसी ने उठाया है तो वो होम फर्स्ट फाइनेंस है। और इनकी टेक्नोलॉजी बेस्ड लैंडिंग इस तरह की है कि जो कन्वर्ट होना है लोन्स वो 48 आवर्स में हो जाते हैं। इस तरह की अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो इस कंपनी के पास है। सिर्फ यही नहीं, आगे काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स भी है। इनका कहना है 22 से 25 तक EPS में 24% के आसपास की ग्रोथ, मुनाफे में 23 से 24% की ग्रोथ होगी। ROE
जो अभी 12% पे है वो 15% से 16% तक पहुंच सकता है। लोन ग्रोथ जो है 30% की सालाना दर से बढ़ेगी। एनआईआई में करीब 28% के आसपास की ग्रोथ जो है वो आपको देखने मिल सकती है। वैल्यूएशन भी इनका कहना है कि काफ़ी सस्ता है, करीब 2.6 के आसपास की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, जबकि इस कंपनी को एक्चुअली 3.9 से 4 के आसपास के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करना चाहिए, यानी कि यहाँ से करीब 50% ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू पे इस कंपनी को ट्रेड करना चाहिए। इसके लिए 700 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 700 साढ़े 700 के आसपास, लेकिन प्राइस टारगेट जो है वो 900 रुपये के आसपास के इस काउंटर के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, 900 रुपये तक के टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। आज किसने जेफरीज ने शुरुआत की ना? हाँ। ओके, 900 रुपये। और मोतीलाल जी की भी राय सेम है, 900। दोनों के विचार मिलते जुलते हैं, बहुत कुछ मिलते हैं। हाँ, ओके। जो ग्रोथ रेट्स दिए हैं ना दोनों ने अपनी रिपोर्ट्स में ऑलमोस्ट सिमिलर है। वो तो कंपनी ने जो बताया वही दिए होंगे ना, तो सेम ही आएगा। कैलकुलेट भी किया होगा। बिल्कुल। तो होम फर्स्ट फाइनेंस ये है वो स्टॉक जहाँ पर देसी और विदेशी दोनों ही ब्रोकरेज है बुलिश। जैन साहब है कि नहीं ये जान लेते हैं। जैन साहब बताएं सर, होम फर्स्ट खरीदेंगे या कुछ और? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा स्टॉक चुन के लाए हैं और मैं ये कहूंगा कि देखिए ये टेक ड्रिवन है और जबरदस्त इनफैक्ट वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। 3, साढ़े 3, पौने 4 का प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल सस्ता है। कंपनी ने ग्रोथ भी जबरदस्त दिखाई है। जो सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट्स था वो भी अच्छा है और काफी हद तक जो ये लोग लोन्स दे रहे हैं और ये मतलब हाउसिंग फाइनेंस में तो है ही है और टेक को यूज करते हाउसिंग फाइनेंस 48 घंटे में जो अगर कंपनी मुहैया करवाती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है लोन देने का हाउसिंग फाइनेंस में, जो अगर दूसरी कंपनियों को कंपेयर करते हैं। और उससे भी बढ़िया बात, अभी रिसेंटली मैंने इसी शो में मैंने 2-3 हफ्ते पहले इसके बारे में जिक्र भी किया था। आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे जो कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है 60% की कैगर से ग्रो कर रही है, 212 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स, एनुअलाइज्ड प्रॉफिट्स कमाया और ऊपर के लेवल से रिसेंटली ही बहुत करेक्ट किया है। इनफैक्ट इसकी सबड्यूड लिस्टिंग भी हुई थी जहां पे मुझे याद है जनवरी 2021 में आया था आईपीओ, उसके बाद से कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया और अब वापस से नीचे आया हुआ है। बट देन आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, समथिंग मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में ही ओवरऑल बहुत अच्छा खासा माहौल बना हुआ है और जो अभी जो क्रेडिट रिकॉर्ड्स है, ये सारी जो सिविल चेक और ये सब बहुत मतलब दूध का दूध पानी का पानी इंडस्ट्री में हुआ हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और अच्छी क्वालिटी के लोन्स ये लोग कंपनीज दे पाएंगे। तो मेरे हिसाब से FIS DIS का भी पूरा भरोसा है, बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए लेवल्स पे और आराम से 900 साढ़े 900 के टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे आने वाले 1 से 1.5 साल में। ये है आपके लिए होम फर्स्ट फाइनेंस पर राय जैन साहब की तरफ से। आइए लाइफ लाइन यूज करते हुए फोन अ फ्रेंड सिद्धार्थ सेडानी साहब। सुपर सिद्धार्थ जी स्वागतम, बताएं सर। धन्यवाद अनिल जी, आपने मौका दिया सुपर सेट का। जी सर। अनिल जी, दीपांशु के लिए एक फ्यूचर घूमने का ऑप्शन लेके आया हूँ। दीपांशु कहीं नहीं जा रहे हैं? फ्यूचर का ऑप्शन है अनिल जी। अच्छा भी ठीक है, हाँ बताएं सर। वो है स्विट्जरलैंड। जर्मनी का क्या हुआ? जर्मनी तो जाएंगे, उससे बेहतर ऑप्शन दे रहा हूँ। ओके, वैसे उन्होंने शुरू कर दिया वहां पर भी ऊपर एलन मस्क साहब, हाँ। वहाँ पे भी मंगल पे भी भेज रहे हैं ना, स्पेस लेके स्पेस पे भी भेज रहे हैं। वहाँ का भी बाद में सोचिएगा जरूर, अभी ये वाला बताइए। तो स्विट्जरलैंड की बात से आती है कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, वो है ABB। ABB जो स्विट्जरलैंड बेस्ड पेरेंटेज है। ABB पे खरीदारी की राय है 150 रुपए। पहले 100 रुपए की नोट लाया था HDFC के टाइम पे, अभी 150 रुपए की नोट लाया हूँ। 3260 3260 रुपए के टारगेट के लिए ABB में खरीदारी करनी चाहिए। कैपिटल गुड्स की सबसे बेहतरीन कंपनी। ऑर्डर बुक की बात करूं तो 6500 करोड़ का ऑर्डर बुक, 37% YOY ग्रोथ देखा गया ABB में। उनकी जो रेवेन्यू है बहुत बड़ी अश्योरिटी दिखा रही है ऑर्डर बुक देखते हुए। मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रही है डेटा सेंटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वेयर हाउसिंग में, लॉजिस्टिक्स में, रेलवेज में। और ये प्योर प्ले है डिजिटाइजेशन का, जो यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत बड़ा फोकस कर रही है, प्राइवेट केपेक्स हो रहा है। ABB स्विट्जरलैंड बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी पे खरीदारी की राय 3260, यहाँ से 150 रुपए की नोट बन सकती है ABB पे शॉर्ट टर्म खरीदारी की राय। ओके, तो ABB है 150 रुपए के ऊपर के टारगेट के लिए। वाकई में दीप, जो रिजल्ट्स के बाद इनका जो कॉल हुआ था बहुत ही गजब का रहा और मैनेजमेंट बहुत मजबूत साउंड किया और उसके बाद से स्टॉक में फिर से एक्शन थोड़ा आता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट भी आपने देखा ही पिछले 2 दिनों में अच्छी आई रही है, तो ये भी है तैयार आपके लिए तेज दौड़ लगाने के लिए। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरी
लाइफलाइन यूज़ करके एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने के लिए। 3 बजने का समय है दीप, और ना मैं 600 पार करने का मन है निफ्टी का, ने 18,400 के पार निकलने का निफ्टी का मन है, वहीं आके अटक रहे बार बार। चलिए कोई बात नहीं, निफ्टी सेंसेक्स को टाइम पास करने देते, तब तक आइए स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। और टिमकेन इंडिया एक और स्टॉक है जिसके चार्ट्स तैयार कर रहे हैं हमारे, कहाँ है श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, टिमकेन इंडिया के चार्ट्स तैयार रखिए। अब क्या करेंगे, 20% के लिए तो हो गया। डन फॉर द डे 20%। ओ माय गॉड, हो गया। चलिए, लेकिन तेजी क्यों है इतनी ज्यादा, अरमान बताने को तैयार है। अरमान बताइए। जी सर, कंपनी का ऐलान आया कि हम 600 करोड़ रुपए का जो ये कैपेक्स करने वाले हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले ये कहा है कि उन्होंने जो मोड ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब ये इंटरनल अक्रूवल के जरिए ही जो है पूरा 600 करोड़ का निवेश करने वाले हैं, इसके लिए कोई बाहर से कर्जा नहीं लिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब कंपनी यहाँ पर ये नई फैसिलिटी लगाने वाली है, भरूच में इनकी ऑलरेडी एक फैसिलिटी है, वो नई फैसिलिटी लगाने वाली है वहीं पर ही। अब ये जो नई फैसिलिटी लगाने वाली है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स कौन से प्रोड्यूस करने वाली है, तो उसमें उत्पाद करेगी वो SRB और CRB, स्पेरिकल रोलर बियरिंग्स और सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग्स, जिनकी जो क्षमता होती है वजन सहन करने की वो ज़्यादा होती है। तो वो वाले प्रोडक्ट्स यहाँ पर, नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर ये प्रोड्यूस करने वाली है। अभी क्या होता था, अभी तक जो जितना भी अगर ये SRB इनकी CRB की डिमांड होती है तो वो पूरा का पूरा कंपनी इंपोर्ट करती थी टिमकन ग्रुप से ही, और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जहां पर भी डिमांड हो रही है टिमकन ग्रुप उसे, और टिमकन इंडिया वहां पर इसको पूरा इंपोर्ट करके बेचती थी। अब एक तो ये नई फैसिलिटी डाल रहे हैं और यहाँ पर ये नए प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं जो ऑलरेडी इंपोर्ट किए जाते थे। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे अभी मौजूदा अगर कंपनी के पास कैश और बैंक देखेंगे तो 225 करोड़ के आसपास का जो है कैश, बैंक और इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी है ही सही कंपनी के साथ साथ। और अगर आप पिछले 3-4 तिमाही से देखेंगे तो FIIs जो है वो लगातार इसमें स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। जो 31 दिसंबर 2021 को जो FIIs की हिस्सेदारी थी 2.7%, वही बढ़ के 31 मार्च 2022 को हो गई 2.9%। 30 जून को अगर आप देखेंगे तो 3.6%, और अब तो 30 सितंबर को 4% के आसपास जो है हिस्सेदारी हो गई है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें एक ये भी है कि अगर कंपनी ये बोल रही है कि ये जो कमर्शियलाइजेशन होना है, जो ये प्रोड्यूस करने वाले हैं वो कब से चालू कर देंगे कमर्शियल प्रोडक्शन, वो जनवरी 2025 से चालू कर देंगे। और कंपनी का जो असेट टर्नओवर, जो फिक्स्ड असेट्स जो जितना भी होता है जिससे वो टर्नओवर जितना आय कर पाते हैं वो 2.6 टाइम्स के आसपास का है। तो उस हिसाब से ओवरऑल इंटरनल अक्रूवल, ऐसा प्रोडक्ट जो इंपोर्ट किया जाता है हो सकता है उसका मार्जिन भी अच्छा हो ओवरऑल, इसीलिए शायद FIIs ने भी स्टेक बढ़ाई है और इसीलिए शायद मार्केट भी इसको बहुत अच्छी तरीके से रिवॉर्ड कर रहा है। ओके, तो ये है टिमकेन इंडिया जहां पर दमदार खरीदारी आज होती हुई दिख रही। चार्ट सब आज के लिए तो ठीक है, लेकिन श्रीकांत जी थोड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो इनफैक्ट पिछले 2 महीने से इसमें करेक्टिव पैटर्न बना था और इसने कई बार ऐसे किया है कि करेक्टिव पैटर्न किया है, उसके बाद कुछ ना कुछ न्यूज आया है और स्टॉक ने वापस अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है। मोस्टली जो मल्टी बैगर्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे ही फॉर्मेशंस बनते हैं अनिल जी। कई बार इसमें या तो फ्लैग फॉर्मेशन बनते हैं या तो पेनेंट्स बनते हैं, लेकिन ये सभी फॉर्मेशंस कंटिन्यूएशन फॉर्मेशंस होते हैं और इवेंचुअली स्टॉक और बढ़ते हुए दिखता है। इस बार भी उसने यही एक एग्जांपल सेट किया है। हमें लगता है कि ये स्टॉक यानी कि जैसे अभी इधर से 2600 से नॉन स्टॉप चला है और 3500 के लेवल्स को अगर क्रॉस किया है, तो अगर इसके एंटायर रेंज को देखें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 4400 से लेकर 4500 के भी लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में, या पकड़ लीजिए कि एटलीस्ट 1 साल के अंदर दिखा सकता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो बिल्कुल लॉन्ग करके चले, लेकिन अगर यहाँ से लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है कि आज के दिन में भी इसे खरीद के चले। ओके, तो लंबी अवधि का नजरिया तो भी खरीदिए और अदरवाइज थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर भी है तो भी राय बनती है। ऑफकोर्स आज के लिए तो जॉब इज डन, बट लॉन्गर टर्म के लिए आउटलुक यहाँ पर अच्छा है। चार्ट्स पर 3500 का लेवल इस समय क्रॉस भी आपको करते हुए दिख रहा है। टिमकेन 20% के सर्किट पर काउंटर आपको दिखेगा। शेफलर इंडिया पर भी रखिए नज़र, यहाँ पर 2.5% की मूव आ रही है। एक बार SKF पर भी नज़र डाल देते हैं, वहाँ पर अगर कुछ एक्शन आपको बनते हुए नहीं दिख रहा है। ये स्पेस थोड़ी आपको मूवमेंट इस समय दिखा रही है। SKF शेफलर दोनों पर रखिए नज़र, एक्शन इस पर बनते हुए आपको दिख सकता है। इन्फो एज आज काफ़ी तेज़ी से गिरा है, 5.5% नीचे। आई थिंक पोस्ट रिजल्ट्स जितना भी यूफोरिया था, जितनी भी मूव आई थी 2-3 दिनों की, वो पूरी गिव अप कर दिया है। मुदे जी एक बार इन्फो एज का चार्ट देखें सर, बैक टू पवेलियन 4000 के नीचे आ गया है आज की 6% की गिरावट के बाद। अब अगले लेवल क्या निकलते हैं इसके लिए सर? 3820 सपोर्ट रहेगा। 3820 का भी अगर ब्रेकडाउन देता है तो 3750 तक की डाउनसाइड ये काउंटर दिखा सकता है,
जिस तरह के चार्ट्स, डरावने चार्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, हमें लगता है यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल एग्जिट करने की सलाह होगी। पहला टारगेट 3820 का होगा। 3820 भी नहीं सपोर्ट लेता तो 3750 और 3700 तक की डाउनसाइड नजर आती है। तो ये है आपके लिए इन्फो एज, यहाँ पर आपको और डाउनसाइड बनती हुई दिख सकती है, नजर रखिए। नजर है हमारी EIL, यहाँ पर एक अच्छी मूव आ रही है। इंजीनियर्स इंडिया बंसली EIL जरा देखें, सुबह से एक्टिव हुआ था और 9% ऊपर है सर। 80 का लेवल अब EIL पर आ गया है, क्या करना है यहाँ से? दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये दिस स्टॉक इज हेडिंग टूवर्ड्स 85 और 90 रुपीज के लेवल्स देखने को मिलेंगे। परफेक्ट कैंडिडेट है इन स्तरों पर खरीदने का, BTST करने का, शॉर्ट टर्म के नजरिए से डिलीवरी में बाय करने का, तो खरीदारी की राय है इंजीनियर्स इंडिया में। जैन साहब रेडार पर है EIL, क्या करना है सर इन लेवल से? आज तो बड़ा ब्रेकआउट आया 10% ऊपर। अब बिल्कुल बहुत तड़पाया स्टॉक ने 65-70 के बीच में और चलता ही नहीं था। और ये स्टॉक देखिए EPC कॉन्ट्रैक्ट्स और जो ये सर्विसेज मुहैया करवाता ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए, वहां पे काफी माहौल बना हुआ था। जस्ट बिकॉज इट्स अ PSU, मैं अगेन बोल रहा हूँ ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं, बट जिस तरीके का काम करती है कंपनी, एक तरीके से कंसल्टेंसी, ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है, तो सर्विसेज वाली कंपनी, आप अगेन जैसे राइट्स की मैं बात करता था वैसे ही बोल रहा हूँ, 17 के P मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है और अभी भी बहुत वैल्यू बाकी है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को जल्दी से नहीं निकलना चाहिए जिन्होंने ले रखा, और हमने राय दिया। मैं तो बहुत दिनों से तड़प रही था, इन लेवल्स पे निकलता ही नहीं था और इस बार ये निकला है। और आज का जो बड़ा मूव है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में और भी ये 100 के लेवल्स भी क्रॉस करेगा, 120-30 के लेवल्स आने वाले सालों में, एक साल के अंदर अंदर दिखाएगा। बाकी मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया और टेक्निकली भी बहुत बढ़िया हो ही रखा है, क्योंकि आपने अच्छा खासा रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है और सितंबर के रिजल्ट्स भी बहुत ही बेहतरीन थे। मतलब 17 करोड़ के पैट के सामने 75 करोड़ का पैट, तो इस तरीके के फंडामेंटल्स वाली कंपनी को छोड़ना नहीं चाहिए। और ये स्टॉक बहुत दिनों बाद इतना बड़ा मूव दिया है, तो कुछ बड़ा ही होने वाला है, कुछ बड़ा ही होने वाला है। इतने लंबे समय बाद इसने मूव दिया और डेफिनेट बड़ी मूव आई है आज। तो EIL, इस पर रखिएगा नज़र, एक अच्छे एक्शन में ये काउंटर दिख रहा है। एक और बड़ी खबर आई है और हमारी खबर पर मुहर लगती हुई दिखी है। बायबैक नियमों पर सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। क्या है ये नए नियम, किस तरह से होगा इसका इम्पैक्ट, और इन नए नियमों का फ़ायदा या फिर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पर आ सकता है, ये थोड़ा समझा जाए अरमान के साथ। अरमान बताइए क्या है ये नियम और इसकी वजह से कहाँ पर रखनी है नज़र? जी बिल्कुल, एक ये नया कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और ये नियम ये कहता है कि कंपनियां टेंडर ऑफर के जरिए एक साल में 2 बार जो है बायबैक लाने की छूट है। उसी के साथ साथ अगर साल में एक से अधिक अगर बायबैक के लिए, अगर एक से अधिक बायबैक करना है तो उसके लिए उनको स्पेशल रेजोल्यूशन लेना होगा। अगर आप देखें कि एक बायबैक के लिए ओवरऑल जो लिमिट है वो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल होती है, और अगर 2 बायबैक करना है तो उसके लिए एक ओवरऑल लिमिट जो इस कंसल्टेंसी पेपर में है वो लगभग 40% की है। उसी के साथ साथ कंपनी ने, अगर आप देखेंगे सर्कुलर में, अगर एक और शर्त ये भी है कि कंपनी नेट डेट फ्री, मतलब नेट कर्ज मुक्त होना चाहिए, तो ही वो जो है 2 बायबैक कर सकती है। अब इसका सीधा सीधा फायदा हो सकता है सबसे ज्यादा IT कंपनियों को हो, क्योंकि IT कंपनियां एक तो ज्यादातर सारी नेट डेट फ्री हैं, उसी के साथ साथ रेगुलर वही बायबैक करती रहती हैं। अगर आप मौजूदा 30 सितंबर 2022 को अगर आप देखेंगे इन IT कंपनियों का किस कंपनी की बुक्स में कितना कैश है, तो उसमें आपको लाइन से दिख जाएगा TCS, जिसका लगभग 50,000 करोड़ का कैश, जिसमें कैश बैंक और उनका इन्वेस्टमेंट सब मिला के लगभग 50,000 करोड़ का जो है वो कैश बैंक इन्वेस्टमेंट है। वहीं विप्रो का अगर देखेंगे 30,000, इन्फोसिस लगभग 22,000, SCL टेक्नोलॉजी लगभग 12,000 और टेक महिंद्रा और माइंडट्री लगभग 7,000 और 3,500 के आसपास का जो है इनके पास कैश और बैंक है। और उसमें से अगर आप बात करेंगे तो अगर जैसे TCS हुआ, जिनका तो उन्होंने फरवरी 2022 में ही IPO आया था, और विप्रो का जब दिसंबर 2020 में, इन्फोसिस तो हाल ही में ही उन्होंने IPO करा, बायबैक के लिए करा था उन्होंने। तो ओवरऑल ये जो कंपनियां हैं, IT कंपनियां जो लगातार बायबैक करती रहती है, साल दर साल बायबैक करती रहती है, अगर उनको ये ऑप्शन दिया जाए तो हो सकता है कि शायद वो इस चीज का फायदा उठाए। साल में 2 बार अब IT कंपनीज बायबैक ला सकती हैं। बिल्कुल, और 40% साइज भी बढ़ गया है। 40% ओवरऑल, पहले पेडअप कैपिटल 25% का था, अब वो 40% कर दिया, दोनों का मिला के। और बस उनको एक रिक्वायरमेंट की है कि वो नेट डेट फ्री होना चाहिए कंपनी। वो तो सारी कंपनियां हैं और कैश रिजर्व्स भी अच्छे हैं। बिल्कुल। जैन साहब और तैयारी कर लें, फिर बड़े बायबैक्स आ सकते हैं। कैसे देखते हैं सर अगर ये कंसल्टेशन पेपर एक्चुअली इंप्लीमेंट हो जाता है रूल्स के जरिए? बिल्कुल, ये डेट्स वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहले भी एक कंपनी आई थी, शायद L&T के साथ हुआ था, डेट्स है, और आप एक तरफ बायबैक भी कर रहे हैं। और IT कंपनीज तो देखिए वर्ल्ड ओवर, इनफैक्ट US मार्केट्स में भी देखते हैं तो IT कंपनीज बायबैक के थ्रू ही रिवॉर्ड करती है।
एंड करे भी क्यों नहीं, क्योंकि इतना कैश फ्लोज आते हैं, इतना जनरेशन होता है और उसके बाद कुछ करने को रहता नहीं है, और क्योंकि उनके एक्सपेंशन वैसे नहीं होते हैं और अननेसेसरली फिर उनको कहीं ना कहीं एक्विजिशंस करने पड़ते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करनी पड़ती है। सो बेटर वे ये है, और 2 बार इनफैक्ट ये आईटी कंपनीज के लिए हुआ है प्योरली। सो आई थिंक ये आईटी कंपनीज के लिए काफी अच्छी खबर है। जस्ट दैट कि दूसरे अभी कंट्रीज में और ओवरऑल जो डिमांड की जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आईटी कंपनीज थोड़े सबड्यूड चल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि टीसीएस, इन्फोसिस बहुत बढ़िया लेवल्स पे है। सो दोनों स्टॉक्स को लेना चाहिए, और इवन एचसीएल टेक भी है या टेक महिंद्रा है, ये सारे आईटी कंपनीज ऐसे लेवल्स पे जहां से डाउनसाइड रिस्क कम लगती है, एंड दिस इज अ वेरी फेवरेबल न्यूज फॉर द आईटी सेक्टर। तो बड़ी अच्छी न्यूज़ आई आईटी सेक्टर के लिए। आज ऑफ कोर्स थोड़े सुस्त हैं, बट वैसे शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि अब साल में 2 बार ये कंपनीज बायबैक कर पाएंगे, ऑफ कोर्स इफ दे चूज टू डू सो। और बायबैक की जो ओवरऑल लिमिट है वो भी 40% ऑफ टोटल रिजर्व्स हो सकती है। कंपेयर बस यही कंडीशन है, नेट डेट फ्री होनी चाहिए, जो ये सारी कंपनीज हैं ही, तो कोई परेशानी होगी नहीं आईटी कंपनीज के लिए। चलिए, बढ़िया एक्शन है। आईटी का स्टॉक्स को रखिएगा रेडार पर, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी इस पर आप फोकस कर सकते हैं। टाटा कॉफ़ी, ये भी एक और काउंटर है जो मूव कर रहा है। आज बेवरेज स्टॉक्स पर मूव आती हुई दिख रही है। टाटा कंज्यूमर पर शो की शुरुआत में राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से राय आई थी चार्ट कॉर्नर की। टाटा कॉफ़ी भी एक और काउंटर है जो रेडार पर आ रहा है। हिमांशु जी, जरा टाटा कॉफ़ी का चार्ट देखें सर, क्या कह रहा है ये? जी दीपांशु, मैं कहूँगा काफ़ी शानदार ब्रेकआउट है स्टॉक में। पहली बात तो ये कि स्टॉक वैसे ही काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिली, और आज के सेशन में 225 रुपए के ऊपर जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है, मुझे लगता है कि नए अप ट्रेंड की यहाँ पर आज के सेशन में शुरुआत होती हुई नजर आई है। तो जिनके पास तेजी की पोजीशंस हैं बिल्कुल बने रहें। करंट लेवल्स पर या थोड़ी सी कोई मामूली गिरावट मिलती है तो पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। 218 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और अपसाइड में 245 250 रुपए तक के टारगेट्स मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म में वापस से आते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि स्टॉक का प्रीवियस जो हाई है वो लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास है। तो ये है आपके लिए टाटा कॉफ़ी जो मूव कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप्स पर ही रखिए नज़र, और चुनिंदा कंजम्पशन काउंटर्स भी आपके रेडार पर रहने चाहिए। वेल्सपन कॉप, ये भी एक और एक्टिव काउंटर आपको बनते हुए दिख रहा है, इस पर मूव आ रही है। कुणाल जी, वेल्सपन कॉप जरा नज़र डालें सर। बीच में थोड़ा करेक्शन भी हुआ था इस काउंटर का, पर आज दोपहर को एक बड़ी स्पाइक आई थी और उसके बाद से लेवल्स होल्ड किए हैं इसने। देखिए, यहाँ पर भी एक बेस बिल्डिंग के संकेत दिख रहे हैं। दीपांशु, स्टॉक ने काफी समय बिताया इन स्तरों के आसपास और बाजार को अंडर परफॉर्म भी किया। अब इसमें एक ब्रेकआउट आ रहा है और आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है, तो बहुत मुमकिन है कि वेल्सपन कॉर्प में भी आपको दोबारा से 280 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बने रहें, नई खरीदारी भी कर सकते हैं इन स्तरों पर। एक स्टॉप लॉस रखें 230 के आसपास, मुझे 280 तक जाता हुआ दिख रहा है। इसी के लेवल्स के लिए वेल्सपन कॉर्प पर रखें नज़र। काउंटर में तो अच्छी मूव आपको बनती हुई दिख ही रही है और एक्टिव भी हो रहा है चार्ट्स में, वापस बाजार के रेडार पर आ रहा है। एक दो और स्टॉक्स जहां पर थोड़ा मूवमेंट आपको दिख रहा है। एक रेमंड पुल अप करिए, रेमंड में आपको एक्शन दिख रहा है। साइंट, आई थिंक कल भी इसके बारे में बात हुई थी, आज भी ये मूव दिखा रहा है। ऑफकोर्स वैसा स्पाइक नहीं है जितना शायद इसने कल दिखाया था, बट एक मूव नॉनदलेस आपको साइंट पर भी आती हुई दिख रही है, तो वो भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट इस समय बन रहा है और मूवमेंट आपको बनते हुए दिख रहा है। एक साइड में भी बढ़िया एक्शन इस काउंटर में दिखेगा इस समय। जी शिपिंग एक कैश काउंटर है, बट ये भी थोड़ा एक्टिव होते हुए दिख रहा है। आई थिंक रिसेंटली भी थोड़ा नतीजों के बाद मूव किया था। जी शिपिंग, जरा मुदित जी इसका चार्ट देखें सर, 613 614 का लेवल। चार्ट अच्छे हैं, स्टॉक में भी और तेजी बनेगी। 640 तक के अपसाइड मूव जी शिपिंग में नजर आते हैं। लगातार ये तेजी दिखा रहा है, तेजी में हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं और हर बार जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आज भी सेशन में बढ़िया बाइंग नजर आ रही है। 640 तक के टारगेट्स के लिए बिल्कुल पोजीशन है, होल्ड कीजिए। यहाँ पर खरीदारी करके भी चल सकते हैं। टारगेट 640 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 585 का। तो ये है आपके लिए जीई शिपिंग जिस पर रखनी है नजर। संवर्धना मदरसन, इस पर 15 लाख शेयर्स के कुछ सौदे होते दिख रहे हैं, ये भी काउंटर अपने रेडार पर रखें। पर बाजार थोड़ा दबाव में आपको आते हुए दिख रहा है और टाइटन पर प्रेशर बना हुआ है। आई थिंक आज ओपनिंग की पहली कॉल ही टाइटन थी, किरण जी की तरफ से शॉर्ट कॉल आई थी टाइटन, और स्टॉक पर आप देख रहे हैं दबाव बना हुआ है। इनफैक्ट किरण जी के लेवल से 2580 का जो किरण जी का टारगेट था आ गया। 2625 पर शॉर्ट करने का 2580 फ्यूचर ये लेवल्स आपके किरण जी के टारगेट हासिल हो चुके। 2600 का पहला था, 2580 का था, दोनों टारगेट हासिल। किरण जी को बधाइयाँ, यहाँ से पूना भेजी जा रही है। आइए, तब तक यहाँ से अमेरिका $8 भेजने का सिस्टम फिर से शुरू होने जा रहा है और ये शुरू होने जा रहा है 29 नवंबर से।
जो नीली टिक वाले लोग हैं भाइयों, जरा सावधान हो जाएं। 29 नवंबर से ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर फिर से शुरू करने जा रहा है। क्या है पूरी डिटेल्स, ब्लू टिक रखने वाले आशीष चतुर्वेदी खुद ही बता रहे हैं। जी आशीष जी, क्या है अच्छी खबर आपके लिए? सर हमारे लिए तो अच्छी खबर नहीं है कुछ भी इसमें, लेकिन जिनके पास ब्लू टिक नहीं है इनके लिए अच्छी खबर है कि 29 नवंबर से आप $8 दीजिए और ब्लू टिक ले लीजिए। काफ़ी टाइम से इसका जो लोग हैं इंतज़ार कर रहे थे कि होगा, लेकिन इसमें देरी सर इसके लिए लग रही थी क्योंकि कुछ जब पायलट प्रोजेक्ट इसका लॉन्च हुआ तो लोगों ने क्या किया कि अगर मान लिया आपको कोई फेक अकाउंट है तो उसमें ही आपके नाम से ब्लू टिक ले लिया, तो उसके चलते अगर आप देखें तो देरी देखने को मिल रही थी। तो फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ा सिस्टम इनके पास प्लेस में आ गया, तो 29 नवंबर से जो ब्लू टिक की सब्सक्रिप्शन सर्विस है ये शुरू हो जाएगी। लेकिन जो 9 नवंबर के बाद नए अकाउंट खोले जाएंगे उनको ये, ताकि फेक अकाउंट्स को रोका जा सके ब्लू टिक लेने से, तो 9 नवंबर के बाद से जो नए अकाउंट खोले गए उनको ब्लू टिक नहीं मिलेगा। लेकिन सर इससे ज़्यादा सुर्खियों में कि जिस प्रकार से इलॉन मस्क अपने कर्मचारियों पर सख्त हो रहे हैं, ये ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है ब्लू टिक से ज़्यादा। कल देर शाम उन्होंने ट्वीट करके कहा है, और इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, मीडिया रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि उन्होंने अपने कर्मचारी को एक ई प्लेज भेजा है और इसमें कहा है कि या तो आप जो नया हार्डकोर ट्विटर है इसकी पॉलिसी के साथ सहमत हो जाएं, नहीं तो 3 महीने की सैलरी लेके आप यहाँ से जो है निकल सकते हैं। तो ये ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो बहुत सारे जो नए फैसले हैं ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा बज़ है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जितनी भी कंपनीज़ के ट्विटर हैंडल्स है, जैसे हमारा भी पेज है, तो उसके नीचे ऑफिशियल लिखा आता है, तो एक ये किया गया है। साथ में जो ब्लू टिक है, ट्विटर ब्लू है, कंटेंट मॉडरेशन, एल्गोज में जो इस प्रकार से बदलाव किए गए ये भी काफ़ी सुर्खियों में है। अच्छा, तो ये सारे जो भी एम्प्लॉयज़ को जो भी कुछ करना होता है उसके लिए ईमेल का इस्तेमाल नहीं करते, ट्विटर से ही करते नहीं, इनको तो ईमेल भेज के ई प्लेज मांगा है कि या तो आप सहमत हो जाओ चले जाओ। अच्छा, हाँ, ओके। हाँ, मैं पढ़ रहा था कि बोल रहे थे लंबे लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम करना पड़ेगा, है ना? हाँ, मिनिमम शायद महीने हफ्ते का 40 आवर्स बोल रहे हैं, बहुत कम है। 40 आवर्स क्या है सर? कुछ भी नहीं है, 8 घंटे दिन का, 5 दिन 8 घंटे दिन का। इधर ले आओ, सारा ट्विटर से ले आओ। हमारे 48 घंटे तो हम बैठे नॉर्मली निकलते हैं। हाँ, और कितने सारे हमारे पैनल पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो चैनल पे जितना समय देते हैं उसके बाद 48 घंटे और काम करते हैं। तो काम करने के मामले में तो हम हिंदुस्तान के लोगों का मेहनत में तो मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल, वहाँ पे तो 40 घंटे भी ज़्यादा लगते हैं। 40 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं लोगों को, काफ़ी लोग छोड़ के चले गए, कितनों को निकाल दिया। अच्छा, और फिर क्या करेंगे ये लोग? सब दूसरी नौकरियाँ ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। सही है भाई, बहुत बढ़िया। अब मालूम है आजकल लाइव ट्विटर पे फायरिंग होती है, नौकरी से निकाल देते हैं वाइल ट्वीटिंग, और ट्वीट से नौकरी से निकाल देते हैं। अच्छा, ये भी चल रहा है वहाँ पर ट्विटर में। 1-2 एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने इलॉन मस्क साहब की ट्वीट पर रिप्लाई किया कि आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा, 2 मिनट बाद हाँ, वो कोई एरिक का आया था, हाँ, तो उसको उधर ही जैन साहब, ये कोई विशेष टिप्पणी आपकी कि इन सब हरकतों के बावजूद एलोन मस्क साहब कैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, या इन्हीं की वजह से बने? ये तो अभी थोड़े दिन पहले भी आपने ये सवाल या ऐसा कुछ जिक्र किया था, बट देखिए कुछ तो है, कुछ तो मैवरिक चीज कर ही रहे हैं दुनिया में और अलग ही हटके कर रहे हैं। सोच तो आउट ऑफ द बॉक्स के आउट ऑफ द यूनिवर्स है जो सोच ला रहे हैं ये। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट यस, जो वर्किंग आवर्स जो बढ़ाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूएस में मैं देखता हूँ कि भाई आप 4.5 दिन काम करते हैं, फ्राइडे के दिन भी हाफ डे होता है और सैटरडे संडे तो पूरा छुट्टी। हमारे यहाँ तो हम एक दिन में 11 घंटा 12 घंटा काम करते हैं और 5.5 दिन अच्छे से काम करते हैं। और प्लस मुझे याद है, मैं कोई एक जने को जानता था कि पूरे महीने में 72 घंटा काम करना है और बहुत बड़े बड़े पैकेजेस। ये बात कर रहा हूँ मैं प्री कोरोना और मतलब टोटल। तो इस तरीके का देखिए वो कल्चर को चेंज करना, ये तो अच्छी चीज की है। बाकी ब्लू टिक के ऊपर जो पैसा ले रहे हैं ये थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है कि देखिए जिन लोगों ने इतने सालों से ट्विटर को यूज किया और इतने सालों से सिस्टमैटिकली यूज किया और आप अचानक से एक दिन आप चार्ज लगा रहे हो, तो ये तो गलत है। फॉर्चुनेटली देखिए मेरा ब्लू टिक मुझे लास्ट ईयर मिला नहीं था, इस साल में और कुणाल जी कोशिश कर रहे थे कि संदीप जी अपन भी कोशिश करते हैं, तो ठीक है। एक बार मैं तो बोला ठीक है, $8 बच गए महीने के, ज्यादा ठीक है, बाद में देखेंगे। आप दोगे? नहीं, मेरी तो मूड नहीं है अनिल जी। हाँ, दे मत देना। हाँ, क्यों देंगे सर, अपन ठीक है, अपने भगवान की दया से अपनी ब्रांड जी बिजनेस की वजह से, आपकी वजह से अच्छी बनी हुई है। और हाँ, कहाँ देना फालतू के चक्कर में। $8 के तो आप पार्टी वार्टी कर लेना कोई भी अच्छे से देख के। जी कुणाल जी। जी
अनिल जी इसीलिए मैंने संदीप जी को बोला कि जो डॉलर वहां देने वाले हैं वो हमें भेज दें। अनिल जी चंदा करके सब लोग साथ मिलकर देंगे। बात है। तो चलिए देखते हैं हिंदुस्तान के कितने लोग देने वाले हैं। एक और चीज़ है जो मतलब भारी भरकम रखते हैं, चलो अपने तो कुछ 1 लाख हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 10, 20, 25, 50 लाख ट्विटर फॉलोअर है। वो तो उल्टा मांगने ले, बराबर है ना। बोला हमारी वजह से भी तो लोग फॉलो कर उनके भी तो पैसे लेने बनते हैं, ऐसा देखा जाए तो बड़ा मजा आएगा। देखो आगे क्या कुछ होता है। बढ़ते आगे, तब तक आइए हिमांशु जी के लिए एक बिगुल। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी पहले तो एक छोटा सा अपडेट की, जो हीरो जीरो बैंक निफ्टी की कॉल दी थी वो ऑलमोस्ट ग्रेस मार्क से टारगेट उसका अचीव हो गया। 117 रुपये 50 पैसे का हाई लगा। वो बंसल ने मुझे सलाह दी थी, वो मैं आज जो उस पर अमल करने में गलती होगी, बड़ा टारगेट दे दिया। थोड़ा सा छोटा रहता तो टारगेट की मोहर लग जाती। 117.50 ऑलमोस्ट डबल हो गई वो। उसके बाद बाजार में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब अनिल जी बिकवाली का स्टॉक एक रडार पर आया है जो कि एक मेजर सपोर्ट तोड़ रहा है, वीक काउंटर है, और स्टॉक का नाम है SBI कार्ड्स। यहां पर अनिल जी एक मेजर ब्रेकडाउन है, एक मेजर सपोर्ट 800 के लेवल में स्टॉक ने तोड़ा है। काफी समय से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी और आज ये जो लास्ट सपोर्ट था इसके भी नीचे स्टॉक जाने की तैयारी कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक यहां से 760 765 रुपए तक के लेवल्स दिखाने के लिए तैयार है। तो SBI कार्ड्स के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। 808 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट रहेगा 775 और 760। ये दो टारगेट्स 1 से 2 दिनों में आते हुए यहां पर नजर आ सकते हैं। SBI कार्ड्स पर बिकवाली की राय बात करते करते अभी 800 के नीचे भी आया है और 760 की तरफ ये काउंटर जाने के लिए तैयार है। सेल कॉल हिमांशु जी की तरफ से। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। मार्केट्स में थोड़ी सी करेक्शन आई है, डेज लो पे इंडेक्स आया है, तो सेल कॉल मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 311 रुपए 50 पैसे, 312 रुपए। स्टॉक का नाम है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। ABFRL के अंदर सेलिंग प्रेशर है। पिछले 10 दिनों के अंदर स्टॉक ने ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर आया, करेक्शन देखने को मिला, फिर 3 से 4 दिनों या 5 दिनों के अंदर साइडवेज मूव देखने को मिला और अभी वापस से करेक्शन दिखा रहा है, जिसके अंदर पिछले 2 दिनों के लो तो ब्रेक हो चुके हैं। ABFRL के अंदर यहां से 8 से 10 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर यहां पे CMB पे बिकवाली करें। स्टॉक के अंदर ऊपर में जो रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस बन रहा है 318 रुपए का फ्यूचर्स के अंदर बन रहा है। नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 302 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 302 रुपए का लेवल अगर निकलता है तो नीचे में 298 रुपए तक के लेवल 2-3 दिनों के अंदर AB फैशन में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करें 318 के स्टॉप लॉस से 302 और 298 के टारगेट्स के लिए। आपके लिए AB फैशन 318 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करनी है। ये है सुमित जी की राय। एक एक करके सेल कॉल्स आपको आती हुई दिख रही हैं। आइए बैन से बेनिफिट क्या है अपडेट्स लेते हैं आशीष के साथ। बताएं आशीष, 5 स्टॉक्स हैं बैन में, क्या बदल सकता है? दीपांशु 6 स्टॉक है हमारे पास बैन में। 6 के 6 तो देखो बैन में बने रहेंगे। एक बार अपडेट दे देता हूँ। GNFC 105 है, डेल्टा कॉप 91, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस करीब 91, बलरामपुर चीनी 90, सन टीवी 88, BHL भी करीब 88% है। तो ये 6 के जो स्टॉक हैं ये बैन में बने रहेंगे। एग्जिट तो किसी की नहीं हो रही, लेकिन एंट्री होने जा रही है। थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। हमारा राजा बैटरीज इसमें कोई बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कल करीब थी 85.5%, आज हो गई है 98%। थोड़ी देर मतलब कम भी हुई है, 99 99.5 के पास भी गई थी, अब वहाँ से 98 आ गई है। कहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बैन में कम एंट्री लेता है, लेकिन यहाँ पर नजर रखनी पड़ेगी। 98% है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जो ये बैन में है, कोई खबर भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं हुआ सर। एक्साइड भी आज थोड़ा मजबूत था। हमारा राजा भी सुबह पालिया साहब ने खरीदारी करने की राय भी दी थी पिक ऑफ द डे में, लेकिन अचानक से स्टॉक में बैन में आने का क्या कारण हो सकता है? चलिए बढ़िया पोजीशन तो बनी है, लेट्स सी क्या होता है हमारा राजा। बाकी तो सब बने रहेंगे ना। बाकी सर 6 ढेर सारे ना, 6 हो गए। 6 हो गए और ये भी आ गए तो 7 हो जाएंगे। लिस्ट लंबी हो रही है। ओके, कितना ऊपर है आज ये जरा हमारा राजा एक बार चेक किया जाए, देखा जाए और उसके चार्ट पर राय भी ली जाए। हमारा राजा जरा एक बार कहाँ है हमारे गैस में, कौन है अलर्ट पाए जाते हैं? ओके, मोदी जी ज़्यादा अलर्ट दिख रहे हैं। मोदी जी चार्ट देखिए हमारा राजा के। जी आज के सेशन में जरूर हाई से प्रॉफिट टेकिंग है।
बट अभी होल्ड करके चलना है। 614 के लेवल को जब तक होल्ड करता है तब तक ओवरऑल जो मोमेंटम है स्टॉक का पॉजिटिव ही साउंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो पोजीशन है होल्ड करके चलेंगे 614 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू दीप। अनिल जी, पुट ऑप्शन दिया था सुबह निफ्टी का, उसमें तो टारगेट्स हासिल हो चुके हैं पहले 156 के जो थे और 111 का एवरेज बन रहा था। इनफैक्ट दोपहर को अनिल जी 143, 44 तो तभी भी चले गया था 12 बजे के आसपास। एंड अच्छा एक करेक्शन जो हम सोच रहे थे 18,300, 325 के रेंज में आएगा, टेस्ट करेगा, वो हुआ। बिकॉज वो 18,400, 450 के ऊपर जब तक बंद नहीं होता अनिल जी, देयर वाज अ चांस ऑफ दिस एंड दैट हैज हैपेंड एज एंटिसिपेटेड। बट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स वेट एंड वॉच इन इंडेक्स। तो स्टॉक स्पेसिफिकली अनिल जी यहाँ पे मैं इंडिया सीमेंट का इंद्रवनी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन सजेस्ट करूंगा। 240 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन इंडिया सीमेंट्स का खरीदे आप। 8 रुपए 60 पैसे से लेकर 9 रुपए की रेंज में खरीदे। 8.60 चल रहा है अभी, ऊपर में 9 रुपए तक खरीदे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा डाउन साइड में डेट वुड बी एट 5.20, 5 रुपए 20 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट पहला वाला बनेगा 14.5, 14.5 रुपए का। दूसरा टारगेट बनेगा 18 रुपए का। सेकंड टारगेट बहुत ही अच्छे एग्रेसिव है, ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे 9 रुपए से लेकर 18 रुपए के। बट देन जो हिसाब से एक ब्रेक डाउन और शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बनी थी, थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई है, बट फिर से स्टॉक रिवर्स हो चुका है। एंड ये ब्रेकडाउन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, एंड विद द शॉर्ट पोजीशन दैट हैज गॉट बिल्ड अप, 225 के लेवल्स नियर टर्म में इमीडिएटली निकलने चाहिए। तो इसके ऐसे ही टारगेट्स बन जाएंगे 15 के। बट देन 225 के नीचे फर्दर ये स्टॉक गिर सकता है लगभग 218 रुपए तक, 218। सो 225, 218 ये दो लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं स्पॉट में, जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 14.5 से लेके 18 रुपीज तक के लेवल्स हमें 240 के पुट ऑप्शंस में इंडिया सीमेंट्स में देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे क्लियर कट शॉर्ट और ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। 240 का पुट खरीदें, ये है जय की तरफ से राय। आइए क्विकली लेते हैं अनिल जी की 3-20 की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर थोड़ी ग्लोबल सिचुएशन बदल गई है पिछले 1 घंटे में। डाउ फ्यूचर्स जो 50 अंक ऊपर था अब 75 अंक नीचे है। नाज़डैक फ्यूचर्स नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है। यूरोप में थोड़ी बिकवाली बढ़ गई है, अब 0.5% नीचे यूरोप आपको दिख रहा है। रुपया भी डेज लो पर आ गया, 36 पैसे नीचे, 37 पैसे नीचे खुला था, वापस वहीं पर आ गया। तो थोड़ा कमजोरी आई है, इसलिए हमारे बाजार भी थोड़े प्रेशर में। क्या करके जाना है दीप? वैसे तो लगातार 4 दिन से आप 18,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं, आज भी हो रहे, तो क्लोजिंग बेसिस पे पहला स्टॉप लॉस जो 18,300 का बनता है वो भी नहीं टूटा है। तो लॉन्ग पोजीशन बनाए रखने में हर्ज नहीं है। लेकिन डे लो के आसपास आप निफ्टी पर बंद हो रहे हैं आज, राइट? तो उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो आप 18,200 या 18,100, 18,000 तीनों में से आपको जो ठीक लगे वो एक पुट ऑप्शन लॉन्ग पोजीशन पर लेकर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट हैं तो 18,500 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, खरीदना चाहें तो। नहीं तो जिस तरह से ग्लोबल मूड माहौल है, शॉर्ट में नए भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं। आज इतनी चांस तो आपको लेनी पड़ेगी जब डाउ फ्यूचर्स नीचे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब आप 42,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। भले 42,400 पे बंद हो रहे हैं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। 100-125 में नीचे तो अभी भी आप परफेक्ट है। अगर आपको हेजिंग करनी ही है तो 42,000 का आप कॉल पुट ऑप्शन खरीद कर अपनी लॉन्ग पोजीशन को हेज कर सकते हैं। शॉर्ट है तो 42,700 का कॉल लेना चाहें तो लें, नहीं तो कोई मतलब शॉर्ट वाले को अभी फिलहाल लेने की जरूरत नहीं। नो डाउट थोड़े हल्के हो रहे हैं, लेकिन हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ये दिखेगी ही। और थोड़ा ग्लोबल सेटअप हल्का सा तेजी की दौड़ लगाने के बाद थोड़ा रुक रहा है। सो रनिंग करेक्शन है, चिंता की बात नहीं। अभी तक क्लोजिंग बेसिस पे दोनों ही पहले लेवल 42,000 और 18,300 बैंक निफ्टी और निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दिए। ऑल इज फाइन, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, चलिए ऑल इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सुमित जी के लिए एक कॉल है। सुमित जी बिगुल के बिना बता दें सर। दिवांशु, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है एक और एक स्टॉक में। स्टॉक का भाव चल रहा है 2140 रुपए, 2142 रुपए। स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट के अंदर पिछले कुछ दिनों से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और आज भी सेलिंग प्रेशर है। दीपक नाइट्रेट में यहां से नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। 2190 ऊपर में स्टॉप लॉस बनेगा, जो रेजिस्टेंस है, जो ब्रेक नहीं होगा तब तक तेजी नहीं होगी। नीचे में स्टॉक में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 1-2 दिनों के अंदर, 2070 का पहला टारगेट बनेगा, 2070 और 2050 ये दूसरा टारगेट बनेगा।
दीपक नाइट्रेट में यहाँ पे बिकवाली करे 2190 के स्टॉप लॉस से 2070 2050 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए दीपक नाइट्रेट पर सेल कॉल। ज्यादातर सेल कॉल्स आई हैं। शो की शुरुआत में बाय कॉल्स अच्छी थी, टुवर्ड्स एंड सेल कॉल्स हुई और वैसे ही हमने मार्केट का मूड माहौल बदलते हुए देखा है। दायरे में रहे बाजार, बट टुवर्ड्स द एंड थोड़ी गिरावट आई। 18,300 पर आप क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। 42,400 पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग के लिए हो रहा है, तो जो सपोर्ट लेवल से लगभग वहीं पर आपको बाजार बंद होते हुए दिख रहा है। ब्रेथ थोड़ी खराब हुई है, सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। टाटा कंज्यूमर टॉप गेनर रहा, L&T, ICICI बैंक, एक्सिस, यूपीएल, इंडसइंड, रिलायंस में आपने हल्की फुल्की खरीदारी देखी है, पर उसके सामने टाइटन टॉप लूजर था, 2.5% नीचे, M&M 2.5% नीचे, आइशर, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, सारे के सारे ऑटो काउंटर्स फिसले हैं। HUL पर दबाव आपने देखा, इन्फोसिस कमजोरी दिखा रहा था, HDFC बैंक में आपने वीकनेस देखी है, कोटक बैंक भी कमजोर था। इन दिग्गजों ने बाजार पर प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से 80 अंक नीचे हैं आप निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 100 अंक नीचे बंद होते हुए दिख रहा है। कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने गिरावट देखी, इन्फो एज सुबह से कमजोर 5.5%, इंडिया सीमेंट जिसकी अभी जय पुट ऑप्शन दे रहे थे, हिंदुस्तान कॉपर, कल कॉपर के दामों में बड़ी गिरावट आई थी, आज भी बेस मेटल सुस्त है, माइंड ट्री, आरती, फर्स्ट सोर्स, L&T इन्फोटेक, इंडिया मार्ट, L&T फाइनेंस, अशोक लेलैंड, एस्ट्रल में आई थिंक थोड़ा डिविडेंड रेजिस्टेंस में था, डॉक्टर लाल, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और M&M यहाँ पर भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। थोड़ी बढ़त आई है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस सुबह से एक्टिव 3.5% ऊपर, ABB, एक्साइड यहाँ पर रखिए नजर, इंडियन होटल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस टावर्स, RBL बैंक और साथ ही वोल्टास, बालकृष्ण, संवर्धन, मदरसन, IB हाउसिंग, कमिंस और फेडरल बैंक यहाँ पर भी आपने मूव बनती हुई देखी है। तो थोड़ा लड़खड़ा है टुवर्ड्स एंड ऑफ डे। यूजुअली अनिल जी रेंज में रहते हैं, एंड ऑफ डे थोड़ी बाइंग आती है। आज आई थिंक ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से थोड़ी सेलिंग के साथ बाजार बंद हो रहे हैं, बट 18,300 और 42,400 आसानी से डिफेंड करते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा जो आखिरी आधे घंटे में कमजोर हुए हैं वो ग्लोबल संकेत, क्योंकि डाउ फ्यूचर जो 7500 पॉइंट ऊपर थे 7500 पॉइंट नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल। आइए बढ़ते आगे, बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। इस गुरुवार पे आपका पसंदीदा शो बात दुनिया की लेकर आ रहा है आपके लिए ढेर सारी दिलचस्प स्टोरीज, और आपको तो पता ही है जब बात दुनिया की होता है तो तुरंत प्रभाव से हमारे सारे सब अलर्ट हो जाते हैं, हाई अलर्ट मोड पर रहते हैं। सुमित जी भी जो इधर उधर देख रहे होते हैं एकदम कान लगाकर सामने की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, और उन्हें पता है किसी भी तरह का सवाल आ सकता है। आइए देख लीजिए पहले आज कौन सी स्टोरीज है। 2000 साल पुराना आलीशान बंगला, ईरान में ज़ोंबी को जेल, फिर मिली बेल। जानिए कहां बिक रहा फ्लैट की कीमत में पूरा गांव। एक घाटी जहां फोन नहीं सीटी से होती है बात। एक सुपर मच्छर जो करेगा मच्छरों का अंत। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। 2000 साल पुराने बंगले में मुझे नहीं लगता किसी का इंटरेस्ट होगा। ईरान में ज़ोंबी फिर से उसमें भी मुझे नहीं लगता इंटरेस्ट। हाँ, फ्लैट की कीमत में गांव मिल जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मुंह में पानी आ रहा होगा। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं कुछ बंसल जी जैसे, जैन साहब जैसे, जो सोचेंगे ये सिटी वाला आइडिया ठीक है। कौन सा ऐसा गांव है जहाँ सिटी बजा बजा के बुलाया जाता है, और इनको अब तक मैं बता रहा हूँ आपको गारंटी से, देखो सुमित जी को भी देखो, ख्याल आ गया कि अगर ऐसा मुझे मौका मिले मैं किस किस को सिटी मारूंगा। ये लोग सोच रहे, देख लीजिए। मतलब मेरी जो पुरानी ख्वाहिश है इनकी, ये पूरी करेंगे, किस किस को सिटी मार के बुलाएंगे। और एक सुपर मच्छर। तो बताएं किस किस को कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई। जी श्रीकांत जी। अनिल जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो न्यूज है सुपर मच्छरों का भस्मासुर, ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं छोटा था तब मैं मेरे पेरेंट्स को या मम्मी डैडी को ये पूछता था कि ऐसा इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं आ रहा है कि मच्छर चले जाए हमेशा के लिए। और अभी यही सेम क्वेश्चन मेरे बच्चे भी मुझे पूछ रहे हैं। तो लगता है इतने साल से जो ये चल रहा है, आई थिंक अगर एंड होता है तो मुझे लगता है कि इससे काफी बड़ी शांति मिलेगी पूरे वर्ल्ड।
ठीक है, चलो सुपर मच्छर का इंतजार है। जय बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मुझे भी मतलब वही देखना है और उसी में इंतजार है, बिकॉज सुपर मच्छर अनिल जी सुपरमैन जैसा होगा एंड सुपरमैन जैसा सुपर मच्छर होगा अनिल जी, तो बहुत ही मतलब वैसे ही कॉस्ट्यूम पहन के, वैसे ही कॉस्ट्यूम में। हाँ बिल्कुल अनिल जी, और वैसा पिक्चर भी आ जाएगा, मूवी भी आ जाएगी, तो डेफिनेटली मुझे पता है राकेश जी पहले ही जाएंगे पीवीआर में देखने के लिए। वाह। और किसने हाथ खड़ा किया है जरा बताएं। हाँ, और किसकी इच्छा है अपने विचार रखने की? चलो ओके, कुणाल जी। जी कुणाल जी, बंसल जी, दोनों इतना फ्रेम में पास पास बैठते हैं। जी देखिए, मुझे तो हाँ, हाथ किसका निकला पता ही नहीं चलता। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मुझे तो कंफ्यूजन हो गया था 1 मिनट के लिए अनिल जी, मुझे लगा सुपर मच्छर को मुझे सुपर एनालिस्ट लगा अनिल जी। तो अनिल जी मुझे सुना कि एक सुपर एनालिस्ट आएगा जो बाकी एनालिस्ट को खा जाएगा, तो अनिल जी इसलिए दिलचस्पी थी अनिल जी। चिंता न करें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा होगा भी, हो भी गया तो हम ऐसी स्टोरी नहीं दिखाएंगे, चिंता न। बस जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मेरा इंटरेस्ट अनिल जी वो सीटी वाली स्टोरी में है। अनिल जी ये देखने में नहीं है कि वो कैसे बुलाते हैं। हाँ। अनिल जी क्या है, हमारे जमाने में तो अनिल जी ये 2 उंगली लेके सीटी बजाई जाती थी कि नहीं, तो ऐसे सीटी बजाई जाती थी। हाँ। उसके अंदर देखिए अच्छे से अनिल जी मैंने देखा है, उसमें इन 2 उंगली से सीटी बजाई जा रही है। अच्छा। तो इन 2 उंगली से सीटी कैसे बजती है अनिल जी, वो देख के सीखना चाहता हूँ। तो अनिल जी आप भी देखें, आपके जमाने में भी अनिल जी, और आपके बाद के सुमित जी के जमाने में भी सीटी या तो 2 हाथों में 2 उंगली लेके बजती थी। मेरे को आई नहीं कभी सीटी बजती थी। ये तो नई तरह की सीटी है अनिल जी। रिंग अनिल जी सीखना पड़ता है, इट्स अ हार्ड वर्क अनिल जी। अनिल जी, अनिल जी इतना हार्ड वर्क है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बंसल जी को सलाह दें कि अब वो सीटी बजाने के दिन खत्म हो गए हैं, अब कुकर की सीटी पर फोकस करें। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट है। वाह। इसीलिए तो मैं बता रहा, ये तो बोल रहा था कि बहुत लोगों की उम्मीदें जाग गई है इस स्टोरी से। तो चलिए, ये है हमारा विशेष शो 4:30 बजे, बात दुनिया की, मिस मत कीजिएगा। इसी तरह की बड़ी दिलचस्प खबरें आपको सुनने देखने को मिलेगी। आइए बढ़ते आगे। दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा युवा और बच्चे सुनने की प्रॉब्लम से अभी ग्रस्त है या फिर चपेट में आ सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हियरिंग प्रॉब्लम्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है आपके वही कान में घुसे हुए पर्सनल लिसनिंग डिवाइस। हेडफोन हो गया, ईयरबड्स हो गया, एयरपोड्स हो गए। भारत में भी 6.5 करोड़ लोग हैं जो आंशिक तौर पर या पूरी तौर पर बहरेपन के शिकार हैं। कुछ लोग तो जानबूझकर उसकी एक्टिंग करते हैं अगर बॉस या वाइफ बुलाए तो, और कुछ लोग वाकई में कम सुनते हैं। लेकिन आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे एक विशेष शो कि बहरेपन की समस्या को बढ़ने से पहले कैसे रोका जाए, और जो लोग ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। आज के शो का नाम है हेडफोन की टशन, कानों की दुश्मन। डॉक्टर JM हंस, डायरेक्टर पीडियाट्रिक ENT माफ कीजिएगा, रेनबो हॉस्पिटल। डॉक्टर अमिताभ मलिक, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ENT, पारस हॉस्पिटल। अभिषेक भटनागर साहब, टेक एक्सपर्ट। इन सबसे करेंगे हम मुलाकात। आइए बढ़ते आगे। मनी गुरु, जल्दी सभी टैक्स पेयर्स एक ही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, यानी कि सबके लिए एक फॉर्म, एक सिंपल। इससे आपके लिए सही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म चुनना, ये झंझट खत्म। इससे क्या फ़ायदा होगा, इस फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, इन सब पर करेंगे बात। कॉमन फॉर्म रिटर्न भरना आसान, ये हमारा आज का विशेष शो। साथ देंगे सुनील गर्ग साहब, मुकेश गुप्ता साहब, दोनों ही जाने माने हैं टैक्स एक्सपर्ट। आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो ये बताते फिरते हैं कि आपको कहाँ और किस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। इनमें से कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो निवेशकों को लुभाने के लिए अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए अब सेबी एक गाइडलाइन लाने पर विचार करिए। इंडिया 360 डिग्री में हम विश्लेषण करेंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना क्यों हो सकता है खतरनाक सोशल मीडिया से, और सेबी की क्या है तैयारी, इन्फ्लुएंसर्स पर सेबी का सेंसर। ये है हमारी एक और कवर स्टोरी। और जल्दी आपको अलग अलग तरह के फ़ोन के लिए अलग अलग चार्जर नहीं रखने होंगे, मतलब अलग अलग कंपनी के, आईफोन का अलग और एंड्रॉयड का, सैमसंग का अलग ही है। भारत में जल्दी हर तरह के फ़ोन के लिए एक कॉमन चार्जर आने वाला है और कॉमन चार्जिंग पोर्ट पर भी बन गई है सहमति। कैसे होगा ये, क्या होंगे फ़ायदे? फ़ोन अनेक, चार्जर एक। बहुत ज़रूरत है सर इसकी। फिर बहुत सारे लोग
अपना अपना चार्ज रखना बंद कर देंगे, बोले कहीं कहीं तो मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग जो अभी जानबूझ के नहीं देना चाहते वो मना नहीं कर पाएंगे। क्या बोल के मना करेंगे कि अगर कोई बोला आईफोन नहीं मेरे पास तो सैमसंग है, फिर क्या करेंगे? सेम चार्जर है, लेना और देना आसान हो जाएगा। बहुत ज़रूरत है सर इसकी, तो ज़रूरत है सर, फर्क तो पड़ता है। फर्क तो पड़ता है। हाँ, एक ही चार्जर का चार्जर हो तो हाँ, फिर तो क्या है कि सब जगह पब्लिक प्लेसेस में चार्जर ही लगा के छोड़ दे, ये फिर तो कोई टेंशन नहीं। एनीवे, तो चलिए ये हमारे आज के शाम के आयोजन, विदा लेने का वक्त है। कल है शुक्रवार, फाइनली फ्राइडे, संभावना पूरी बन रही है। क्या मस्ती की पाठशाला, अरे वाह, माहौल बन रहा है। मैं सोचूं कि आज बड़ा रेंज बाउंड मार्केट था, लोग बड़े बोर हो रहे थे, मूड बन रहा है, मजा नहीं आया। जैन साहब कर लीजिए कल, बहुत जरूरी हो गया। मैं खुद ही सोच रहा था अनिल जी, महीने भर से ज्यादा हो गया, आपने दिवाली के पहले शायद किया था और उसके बाद से अभी तक किया नहीं है। तो पब्लिक डिमांड भी, और कई जगह जाते हैं इस वीकेंड पे, मैं काफी बाहर था अनिल जी, तो सब लोग बोलते रहे मस्ती की पाठशाला को इतना ठंडा क्यों कर दिया, वापस से करो, हर हफ्ते कीजिए अनिल जी। मैं तो ये बोलता हूँ क्योंकि आजकल मार्केट्स में तो इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। चलो विचार करते हैं, कोई बढ़िया आप शाम को सोचते हैं अच्छा कोई टॉपिक मिला तो कल 3:30 बजे कर ही लिया जाएगा। बढ़िया प्लान, ढूंढेंगे तो कुछ तो मिल ही जाएगा। ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, तो टॉपिक है खाली। हाँ, तो मिल ही जाएगा। तो एक मस्ती की पाठशाला कल करेंगे। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। जैन साहब, श्रीकांत जी, मुदित जी और हिमांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, राकेश जी, कुणाल जी और सुमित बगड़िया जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए।